Audio Jungle। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और बता मेरे भूरा, क्या हाल चाल तुम्हारे? शेफाली हैं, ध्रुव हैं, सम्राट हैं, अनूप हैं, रिमझिम है, महक हैं। तो आज हम करने वाले हैं जीएसटी की अमेंडमेंट्स जो पिछले कुछ समय में आई हैं और नवंबर 2022 के लिए एप्लीकेबल हैं। एक बात इसमें और जोड़ना चाहता हूं कि अगर किसी बच्चे का इस बार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो यार दिल छोटा करने की कोई बात नहीं है। मैं आपके माता पिता को भी संदेश देना चाहता हूं कि अगर बच्चा फेल हो गया है सीए में किसी कारण से, तो आपको पूरा सपोर्ट देना है उनको। ऐसे नहीं करना कि यार पढ़ाई नहीं करी तूने, ये नहीं करा, वो नहीं करा। रिजल्ट बहुत खींच कर दिया है सी इंस्टीट्यूट ने इस बार ना, बहुत बहुत खींच कर दिया है। और खास तौर पे टेक्स्ट के पेपर में तो पता नहीं क्या दुश्मनी निकाली है, नंबर बहुत ही खींच कर दिए हैं। तो दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर इस मैदान में डुबकियां लेते देखे गए हैं। तो कोई बात नहीं, अपनी पूरी हिम्मत को इकट्ठा कीजिए एंड गो अहेड, दैट्स इट। और मैं जानता हूं कि आप मुझसे पढ़े हुए हो और मैंने आपको हमेशा यही सिखाया है कि जीवन में मुश्किलें कितनी भी क्यों ना आए, लेकिन आपके चेहरे की स्माइल कम नहीं होनी चाहिए। शीशे के सामने जाना और पूछना अपने आप से कि कौन है जो तुम्हारे चेहरे की स्माइल चुरा ले गया है, तो आंसर मिलेगा आप खुद ही हो। इसलिए कोई बात नहीं यार, हो गया तो हो गया, बात खत्म। अब बस इकट्ठा करो एनर्जी को एंड हल्की सी स्माइल दो एंड गो अहेड, ठीक है? तो अमेंडमेंट्स को भी हम हंसते खेलते ही करेंगे। बहुत ज्यादा कुछ अमेंडमेंट्स नहीं है, चिरकुट टाइप अमेंडमेंट्स हैं। तो उसी लहजे में आ जाओ जिस लहजे में अपनी क्लास हम किया करते हैं, ठीक है? ऐसे मुंह बना के मत बैठो आप। कुछ क्वेरीज आ रही हैं, मैं क्वेरीज का आंसर आपको करूंगा। एक्चुअली आज मैं अमेंडमेंट कर लेता हूं, और जो अमेंडमेंट के अलावा जो क्वेरीज है ना, उनके लिए मैं कल लाइव होऊंगा, क्योंकि आपके मन में बहुत सारी दबी हुई क्वेरीज हैं, कुछ बैचेस को लेकर, कुछ किताबों को लेकर, कुछ अदरवाइज ना। प्रणाम जी, प्रणाम सुधीर। देखो आपकी ना स्माइल मुझे चाहिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। क्योंकि मैं यहां पढ़ाता रहूं, तुम बुझे बुझे बैठे रहो तो भैया फिर बेकार है। पहले आप पूरे एनर्जी के साथ भर जाइए और मुस्कुराकर आंखों में चमक लेकर तब मेरे सामने बैठिए, तो आनंद आएगा ना। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप बुझे हुए चेहरे लेकर बैठ जाए, ऐसे नहीं है, ठीक है? तो मैंने मेरी वेबसाइट CArajkumar.com पर फ्री रिसोर्स में 2 फाइलें डाली हुई हैं। एक फाइल है कंप्लीट अमेंडमेंट्स, डिटेल्ड जो टेक्स्ट वगैरह मैटर होता है उसका, और लेकिन वो थोड़े पेजेस ज्यादा हो जाते हैं और आपको ज्यादा पेजेस से डर लगता है, ये मैं जानता हूं आपको बहुत पहले से। आपको चाहिए कम समय में थोड़े से पेजेस में हंसते खेलते कूदते। तो मैंने करीब 12 पेजेस हैं, 12-13 पेजेस हैं। 12 क्या, इफेक्टिवली तो 11 पेज हैं, 11 पेजेस हैं। 2 पेज तो मेरे बारे में लिखे हुए हैं। इफेक्टिवली 11 पेजेस के अंदर ही आपकी अमेंडमेंट सारी समाई हुई हैं। आइए शुरुआत कर लेते हैं। दिशा, रवि, सुधीर, मानसी और सुमित, दीपांशु। चल मेरे बच्चा, और ये मैंने क्या खोल दिया? और हाँ, ये तो फाइल आपने डाउनलोड कर ली होगी, मुझे पूरा पूरा भरोसा है। भले ही दोनों फाइलें डाउनलोड मत करना, एनालिसिस वाली फाइल चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ इसी में मैंने कवर कर दिया है। अगर जरूरत है तो दूसरी वाली मेन फाइल भी डाउनलोड करना, वरना इसी से काम हो जाएगा, ठीक है? तो यहां से आपके शुरू होते हैं। आपका एक चैप्टर हुआ करता है गुड्स एंड सर्विसेज एंड चार्जेबिलिटी का। उस चैप्टर के अंदर एक सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 9, जिसे बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। थोड़ा सा रिकॉल कराओगे मुझे? मैं भूल गया हूं, आप मुझे याद कराओगे मेरे मुन्ना, मेरे कबूतर, मेरे प्यारे, मेरे बच्चा? हाँ सर, याद करा देंगे। सेक्शन 9(1), उसके ना 5 हिस्से थे सेक्शन के। अरे क्या है, 9(1), सेक्शन 9(2),
9394 और 95 करके, ऐसे ही था ना? अच्छा शुभम, आज हाँ गड्डी, बिल्कुल जी आपकी बात आ गई, हाजिरी लग गई है, आप खुशी में झूम उठे हैं, मुझे यही चाहिए था बस। तो सेक्शन 9, फटाफट काम की बात करो। अब देखो मैं आपको समय दूंगा दाएं बाएं की बात करने के लिए, फिलहाल यहां पर बात करते हैं, ठीक है? 9(1) और 9(2) में क्या लिखा था बताइए? सर उसमें ये लिखा हुआ था कि एनसीएम के अंदर जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, अर्थात जो सप्लायर आदमी है ये जीएसटी पे करेगा, इसको ऊपर लगाया जाएगा और ये पेमेंट करेगा, ये लिखा हुआ था, है ना? सेक्शन 9(3) और 9(4) के अंदर क्या था? मेरी एक तिरछी नजर वहीं रहती है आपके चैट बॉक्स के ऊपर, ठीक है? तो मैं देख रहा हूं कि कौन तेज आंसर दे रहा है। तो ऐसे बांट लेते हैं समय को। अभी जब पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे, और जब मस्ती वाली बात करेंगे तो उसके लिए अलग समय निकाल लेंगे, हम चिंता मत करो। 9(3) 9(4) में क्या था बुड़बक? सर जी इसमें ना आरसीएम था कि यहां जो जीएसटी का पेमेंट है वो सप्लायर ना करके रेसिपिएंट करेगा। हम ये बात तो जानते हैं कि आरसीएम कब लगाया जाता है, जब सरकार को सप्लायर पे भरोसा नहीं होता है, जैसे कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले हो गए, जब सप्लायर के ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं होता है, जैसे सप्लायर विदेश में बैठा हुआ है। तो गाना तो है, सात समंदर पार में तेरे पीछे, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। प्यार में जो लोग पागल हो जाते हैं वो तो सात समंदर पार चले जाते हैं, लेकिन सरकार नहीं जा सकती। तो अगर सप्लायर बाहर बैठा हुआ है तो फिर रेसिपिएंट की ही गर्दन पकड़ी जाएगी, जो आसानी से नींबू निचोड़ने में आ जाए सरकार उसे पकड़ के निचोड़ देगी। तो इसमें आरसीएम की बात थी कि रेसिपिएंट जो है वो यहां जीएसटी का पेमेंट करके चलेगा। उसके बाद में 9(5) में क्या आता है? 9(5) में आता है, एक मूवी आई थी पता नहीं कौन सी थी, कि पति पत्नी और वो कौन? थर्ड पर्सन। तो इसमें कुछ ऐसी बात बोली जाती है कि क्या सप्लायर जीएसटी का पेमेंट करेगा? क्या रेसिपिएंट जीएसटी का पेमेंट करेगा? तो कौन करेगा? यहां पर करेगा वो। अब बताइए वो कौन है? ये बोलो बोलो कौन? मेरे मुन्ना मेरे भूरा बोल तू, ये वो कौन है? सर हमें याद है, ऐसी बात नहीं है। यहां वो के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट था हमारा, वो डीम्ड सप्लायर वाला, कि जहां पर किसी तीसरे आदमी को मान न मान मैं तेरा मेहमान, डीम्ड सप्लायर बोल दिया जाता। तो डीम्ड की आप महिमा जानते ही हैं कि अगर मैं क्या, अगर मोदी जी बोल दें कि ये डीम्ड स्नेक है तो फिर इसे स्नेक ही बोला जाएगा। आपका ये तर्क कि सर जी सांप में तो जहर होता है, सांप तो फुफकारता है, ये तो कुछ नहीं कर रही वैसा। आप अपने तर्क अपने पास रखें, आवाज नीचे, जो कह दिया सो कह दिया। मोदी जी बंदर को बोल दें कि ये शेर है तो सारे शेर ही बोलेंगे। बोलना है तो बोलो, वरना फिर डंडे मार मार के बुलवाया जाएगा कि बोलो ये शेर है। पुलिस यही तो करती है कभी कभी, सभी नहीं। तो ये डीम्ड सप्लायर की बात हुआ करती थी। अब मुझे बताइए यहां पर आकर, मेरा बच्चा, मेरा कबूतर, मेरा लाल, अंकुर कह रहा सर जी HMT याद है मुझे। अरे वाह मेरा लाल, HMT की तूने गदगद कर दिया, मेरी आंखें ना भावुक हो गई, नम हो गई। HMT आया करता था यहां पर। H का मतलब होटल अकोमोडेशन, M का मतलब मिसलेनियस यूटिलिटीज, और T का मतलब था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। मैं तो रिवीजन करा रहा हूं अभी आपको, नई बात तो कुछ बताई नहीं मैंने आपको। तो ये तीन ऐसे एरियाज थे जहां पर कि थर्ड व्यक्ति से हम जीएसटी भरवाते थे, और थर्ड पर्सन कौन था? ई कॉमर्स ऑपरेटर। अच्छा चलो बताओ, होटल अकोमोडेशन के केस में एक नाम बताइए जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है। ओयो। तो इसमें आता है ओयो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है। मिसलेनियस यूटिलिटीज जैसे कि प्लम्बर की सर्विस, कारपेंटर की सर्विस, इलेक्ट्रीशियन की सर्विस, एस्थेसी की सर्विस, तो छोटी मोटी जो सर्विसेज हैं, छोटे मोटे जो लोग ये अपनी मतलब छोटे मोटे लेवल पे जो कारोबार कर रहे हैं, ये सब कहां मिलते हैं? सर जी अर्बन कंपनी। देखो चैट अगर है, लाइव है, तो लाइव में ना पूरा पूरा आपको भाई साहब वो आना चाहिए। हाँ शशिकांत चौधरी, सर जी मैं सीए बन गया। अरे मेरा बच्चा, मेरा लाल। तो चैट का लाइव क्लास का पूरा मजा आना चाहिए आपको भी और मुझे भी। मुझे तब आएगा जब मेरे क्वेश्चंस के आंसर फटाफट यहां मिलते रहेंगे। मेरी निगाहें बड़ी तेज हैं और मैं तिरछी निगाह से बहुत जल्दी देखता हूं।
तो यहां पर आकर एम का मतलब था मिसलेनियस यूटिलिटीज, बोले तो इसमें थी अर्बन कंपनी। और तुमने किसी ने ये नहीं कहा स्मार्ट लग रहे हो यार, मैं जिम विम जा रहा हूँ, मुझे 1.5 महीना हो गया, तुमको यही नहीं कह रहा कि यार कुछ अंतर भी दिख रहा है यार। मैं तो सोच रहा था कि आज कुछ कहोगे, कुछ अंतर दिख रहा है जी। डिमोटिवेट कर दिया तुमने मुझे। टी का मतलब क्या है? टी का मतलब क्या है सर? टी का मतलब है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। और यहां पर जो बंदा था वो कौन सा था जी? याद आ जा यार, याद आ जा, याद आ जा। ट्रांसपोर्ट, उबर। अरे ले, ये कैसे भूल गए हम? उबर हो गया, ओला हो गया, बहुत सारे इसमें सर जी। अच्छा, तो यहां पर ये थर्ड पार्टी जीएसटी का पेमेंट करती थी। अच्छा, ये देखते कौन बताएगा आखिर इन 3 प्रकार की सर्विसेज में ही क्यों थर्ड पर्सन से हम जीएसटी भरवा रहे थे? आखिर इन तीनों प्रकार की सर्विसेज में कॉमन क्या है, खास बात क्या है? ऐसी कौन सी बात है जो इन तीनों को यूनिक बनाती है? बताइए जरा। बहुत स्मार्ट लग रहे हो। हाँ, जो तारीफ करेगा नाम तो उसका मैं लूंगा, ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन बिहेवियर है। विभांशु मेरा बच्चा, मेरा लाल, फिट लग रहे हो। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं इनसे ज्यादा बात करूंगा जो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट देंगे मुझे। अब देखो मैं कल को और अच्छी जिम करके आऊंगा मैं, ठीक है? तो ऐसे करके है। बताइए, देखते हैं 20 रुपए का पेटीएम क्वेश्चन कि इन तीनों में ही ऐसा क्या खास था कि सरकार ने यहां पर टैक्स किसी तीसरे व्यक्ति से भरवाया है? मैं बताऊं? हाँ सर, इन तीनों में खास ये था कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्या? नाम बड़े, नाम अभी नया तो कुछ बताया नहीं मैंने, पुरानी बात कर रहे हैं हम। नाम बड़े और दर्शन छोटे, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस सेक्टर के अंदर जो सप्लायर आदमी है वो छोटा होता है। सेक्टर बहुत बड़ा है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन जो सप्लायर है वास्तव में ड्राइवर आदमी, वो बहुत छोटा आदमी है। ऐसे ही मिसलेनियस यूटिलिटीज का जो मार्केट है, वो सेक्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन सप्लायर कौन है? प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, है ना, इंडिविजुअल्स जो हैं अपने ये। ऐसे ही होटल्स की बात करें तो होटल में नाम सुनकर लगता है बड़े बड़े हो, लेकिन भाई साहब थोड़ा आइए, ओयो से तो आप अच्छे से परिचित हैं। एक एक कमरे के होटल हैं। देहरादून गया था मैं, कई बार बता चुका हूं, पिछले साल गया था, किसी कांड में गए थे हम बेसिकली। तो वहां पर हमने देखा कि एक पतली सी गली में गए थे और वो गली ऐसी थी, आप अनुमान लगाइए, उसमें बकरियां बंधी हुई थी लोगों के घरों में, ऐसी गली थी। और वहां पर कई सारे ओयो के होटल्स भी थे, मतलब लोगों ने अपना बाहरी जो कमरा है उस बाहरी कमरे को ही होटल बना रखा, अटैच्ड टॉयलेट, बाथरूम एंड सो ऑन। और वही 400, 500, 250 रुपए में मिल जाते हैं ओयो के रूम्स, 250 रुपए में, 250 में। तो वहां पर छोटे से छोटा भी आज होटल वाला बंदा बैठा हुआ है। तो इन तीनों में कॉमन बात यह थी कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, वैसे करके समझ में आ गई बात कि इन तीनों को ही क्यों चुना था इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए कि डीम्ड सप्लायर जीएसटी का पेमेंट भरेगा। अच्छा, फाइनली प्रोविजन क्या बनाया था? अच्छा, एक छोटी सी बात और बताइए, मम्मी से पूछ के बताना अगर तुम्हें पता ना हो तो, कि अगर घी सीधी उंगली से निकलने को तैयार है तो क्या उंगली टेढ़ी करनी चाहिए? पुरानी कहावत भी है। कहावत ऐसे कि जब सीधी उंगली से ना निकले तब उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। कुछ लोग तो हमेशा उंगली टेढ़ी रखते हैं, ऐसा नहीं है, पहले ट्राई करो, सीधी से निकल जाए तो अच्छी बात है। तो कहने का मतलब यह है कि इन सेक्टर में भी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई मार के देख लो कि क्या जो रियल सप्लायर आदमी है उसे टटोल कर देख लीजिए, क्या वो जीएसटी भर पाने में सक्षम है या नहीं है। अगर है तो उससे ले लो यार, क्यों क्यों बिना बात के टेढ़ी कर रहे हो उंगली को, क्यों डीमरिंग का फिक्शन लगा रहे हो? तो यहां पर बनाया गया था, होटल अकोमोडेशन में बोला गया कि अगर होटल बड़ा है, बड़ा मतलब कि अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कारोबार 10-20 लाख से ऊपर का है, अगर होटल बड़ा है तो भैया बड़ा है भैया, फिर तो तू दे ही देगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बट अगर होटल छोटा है, मतलब 10-20 लाख के दायरे को भी पार नहीं कर रहा है, तो ऐसे में तो भैया ओयो ही जीएसटी का पेमेंट करेगा, उंगली टेढ़ी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि डीम्ड सप्लायर बोल दिया तो ऑलवेज यही भरेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई, पहली चॉइस वो ना, पहली पसंद कमला पसंद, तो पहली पसंद तो वही रियल सप्लायर रहेगा, सीधी उंगली। और डीमिंग फिक्शन, डीम्ड सप्लायर मतलब टेढ़ी उंगली है। अच्छा ठीक है जी।
दूसरा क्या है यहां पर आकर, ये मिसलेनियस यूटिलिटीज में भी ऐसा ही था कि फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ब्यूटी पार्लर, उनसे पूछ लो, पार्लर वाले से पूछ लो कि भैया क्या 10-20 लाख से ऊपर थे, अगर हाँ तो ठीक है आप खुद भर दीजिए, नहीं तो फिर अर्बन कंपनी या अर्बन क्लैप से हम ले लेंगे। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि ड्राइवर, मतलब इमेजिन भी कर सकते हैं क्या ऐसी सिचुएशंस हो भी सकती हैं कि ड्राइवर का कारोबार 10-20 लाख से ऊपर हो और हम ये नियम बना दें कि ड्राइवर तू जीएसटी भरेगा? क्या सही लगेगा कि ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर रामू आया है कहीं बाहर से, इलाहाबाद से आया है या कहीं और से आया है, दिल्ली में टैक्सी चला रहा है और सरकार कह रही कि तू टैक्स रजिस्ट्रेशन ले, रिटर्न भर, टैक्सी ड्राइवर सीए को अप्रोच कर रहा है कि भाई साहब मेरी रिटर्न भर दीजिए जीएसटी की? नॉट पॉसिबल। ये इंडिया है, सिंगापुर नहीं है। सिंगापुर में टैक्सी ड्राइवर भी किसी मतलब मालिक से कम नहीं लगते हैं, वो ड्राइवर जैसे दिखते ही नहीं हैं। कभी कभी तो जो टूरिस्ट होते हैं उनसे शानदार लग रहे होते हैं, उनसे डैशिंग होते हैं ड्राइवर लोग। सिंगापुर में जाके देखिए, विदेशी कंट्री में जाके देखिएगा। तो यहां पर हमारी ये कल्पना गलत हो जाएगी कि टैक्सी ड्राइवर भी बड़ा हो सकता है, तो इसलिए ऑलवेज उबर को ही जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। मुझे बताइए, क्या यहां तक मैंने कुछ भी नया बोला है? नहीं, अभी तक मैंने पुरानी बातों को ही मैं कर रहा था। लेकिन मुझे याद है जब मैं ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा था तो आपने बात कही थी मुझसे आपने मुझसे एक बात कही थी। क्या बात कही थी? कि सर ये स्विगी, जोमेटो, टोमेटो, क्योंकि चटोरे हो ना तुम तुम चटोरे हो। मैं दावे से कह सकता हूं कि तुम सभी के मोबाइल में स्विगी का, जोमेटो का कम से कम एक ऐप जरूर होगा, क्योंकि चटोरी जीव है। हाँ या ना? पहले हाँ बताइए, हाँ या ना। मैं जानता हूं तुम अच्छे से। अक्षय कुमार लग रहे हो सब्जी, मेरा बच्चा संभव जय। मैं सबसे बात करूंगा, जो तारीफ कर रहे हैं ना, मैं सबसे बात करूंगा, बतियाऊंगा, आपकी सारी क्वेरीज के आंसर करूंगा मैं। ग्रुप 1 क्लियर हो गया, फिर भी आपकी क्लास देख रहे हैं, धन्य हो गए प्रभु हम। आप आए तो सही यहां पर स्विगी पर। जी सर, तो अगर ऐसा है तो अभी तो ये भी ऐसा ही है कि सेक्टर बहुत बड़ा है, लेकिन सप्लायर थोड़ी चीटिंग वीटिंग वाले हैं थोड़े से। यहाँ पे रेस्टोरेंट वाले सेक्टर ने ना बड़ा दुखी किया हुआ है सरकार को, सही मैं बताऊं तो आपको मैं। तो सरकार ने कहा ऐसी की तैसी में जान दो, स्विगी से हम यहाँ पर जीएसटी अब ले लेंगे। तो एचएमटी के साथ साथ अब यहाँ पर रेस्टोरेंट भी आ गया है। तो अब मुझे बताइए क्या पढ़ा जाएगा? एचएमटी के साथ साथ रेस्टोरेंट भी आ गया है, तो अब पढ़ना इसे आर आर आर। तो जब भी रेस्टोरेंट की बात करेंगे, स्विगी को जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन एक लेकिन जुड़ा हुआ है यहां पर आकर। लेकिन क्या? लेकिन अगर बड़े बाप का बेटा है, लेकिन देखो सारी बात लिखी हुई है, जब मैंने अभी बोली ना, अपने मुंह से बोली है कि कौन भरेगा, ओयो वाला केस, एचएमटी वाला केस, जो पुरानी बातें थी वो सब आपकी लिखी हुई है यहाँ पे बैकग्राउंड के तौर पर। ये देख सकते हैं आप, एक एक चीज लिखी हुई है अच्छे से। और यहां पर आकर ये आ गया जी स्विगी का मैटर, ये आ गया अपना कि ये रहा स्विगी, और यहां से आपने ऑर्डर किया, यहां से रेस्टोरेंट इन्होंने सप्लाई कर दी है। तो हु इज लायबल टू पे? डीम्ड सप्लायर। पहली चॉइस स्विगी है। सेकंड चॉइस में क्या रियल सप्लायर को भी जीएसटी का पेमेंट भरना पड़ सकता है? तो सेकंड चॉइस में, बाकी में हम देखते हैं तो कुछ ऐसी बात लिखी हुई है कि अगर पिछले साल में 10-20 लाख से भैया क्रॉस कर रहे थे तो, लेकिन यहां पर कुछ मामला अलग है। यहां पर बोला गया कि अगर ये जो रेस्टोरेंट है ना, अगर ये किसी बड़े बाप का बेटा है, ये क्या बात हुई सर? सुनो ना, बड़े बाप का बेटा, बेटा मतलब ये रेस्टोरेंट। मैं एक बात बताऊं तो, मैं एग्जाम में तुम्हें यही चीज याद रहती है एग्जाम में यही याद रहेगा, सब भूल भाल जाओगे तुम कि क्या था कैसे था। ये जो कहावत है ना छोटी छोटी, बस इन्हीं के दम पर टिका रहेगा मैटर। तो बड़े बाप का बेटा, और बड़ा बाप कौन? बड़ा बाप है यहां पर होटल। होटल तो हुआ बाप, और बड़ा कैसे बन गया ये? कि अगर इसका जो किराया है 7,500 प्लस और इक्विवेलेंट है तो, यानी कि होटल में क्या मिलता है? होटल में खाना नहीं। देखिए, होटल अलग चीज होती है, रेस्टोरेंट अलग चीज होती है। लेकिन वो अलग बात है कि कभी कभी या बचपन में हम रेस्टोरेंट को भी होटल बोल देते थे। हाँ या ना? रेस्टोरेंट को भी होटल बोल देते थे कि चलो आज होटल पे खाना खा के आते हैं। होटल वो होता है जहां रूम्स होते हैं, अकोमोडेशन होता है, रहते हैं, उसे होटल कहते हैं। और जहां खाते उसे रेस्टोरेंट कहते हैं। ठीक है जी। तो अगर ये आपका होटल है जिसमें रूम का किराया
इतना है। सर कहीं किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। मैं कह रहा हूं एक भी रूम का अगर किसी भी रूम का, जैसे डीलक्स रूम या स्वीट अगर आपने होते हैं, तो अगर किसी एक का भी ज्यादा है तो फिर वो बड़ा होटल कहा जाएगा कि इतने तक का भी रूम रखता है वो होटल। तो वैसे में और ऐसे होटल के अंदर रेस्टोरेंट है, ऐसे बड़े होटल के अंदर रेस्टोरेंट है, तो फिर वहां पर रेस्टोरेंट खुद भर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, फॉर एग्जाम्पल कभी आप गोवा गए हो, और गोवा जाओ ना भाई तो थोड़ा महंगा जरूर पड़ेगा, लेकिन होटल है वहां पर ताज एक्सोटिका, मतलब तुम्हें मजा ना आ जाए तो कहना भाई, थोड़ा महंगा जरूर पड़ेगा लेकिन शानदार है। और इस ताज एक्सोटिका होटल के अंदर 2010 में 13,000 किराया था, 13,000, और आज मिलेगा इसमें किराया 30,000 प्लस, 30,000 से ज्यादा का एक रूम का, एक रात का। ठीक है, तो इस होटल के अंदर ना 5 तरह के अलग अलग रेस्टोरेंट हैं, 5 अलग अलग तरह के। कहीं पर वो गोवन फूड मिलता है, जैसे गोवा का लोकल फूड नहीं होता गांव में चूल्हे पर, जैसे हम लोग आप ये अदर रोटियां बना के खाते हैं, ऐसे वहां का जो गोवा का लोकल फूड है, एक उसका एक नॉर्थ इंडियन है। हम तो नॉर्थ वाले में जाया करते थे जहां पर हमें वही मलाई कोफ्ता और अपना शाही पनीर और ये सब मिलता है, हमें तो यही पसंद आता था। पेट तो इसी से भरता है, बाकी चखने के लिए कुछ भी चख लीजिए आप, पेट इसी से भरता है। जब तक रोटियां अंदर ना जाए पेट भरता ही नहीं, कुछ भी खा लो अंदर से फील ही नहीं आती है। तो 5 तरह के रेस्टोरेंट हैं। मेरा सवाल यह है कि यहां पर स्विगी, अगर आपने मान लो ये स्विगी से भी टाई अप हैं, तो स्विगी के थ्रू भी इनका ऑर्डर निकल के जाता है, तो ऐसे वाले मामले में भले ही स्विगी के थ्रू जा रहा हो, लेकिन ये बड़े बाप के बेटे हैं, 5 बेटे हैं ये, तो ऐसे में जीएसटी रेस्टोरेंट खुद अपना भर देगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हां बोलो हां। राजेश चौधरी साहब सीए बन गए हैं, अरे ग्रेट, बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं प्रभु। चलें साहब, ये समझ में आ गया। सर इसमें एक सर्कुलर भी आया हुआ है। अब सर्कुलर, एक बात बताओ, मैं कराऊं कि ना कराऊं, क्योंकि आईसीएआई ने आपके लिए नहीं दिया है, उसको लगता है कि बच्चे छोटे हैं, उन्होंने नहीं दिया आपके लिए, बच्चे छोटे हैं मत करवाना। तो क्या करें, चलो पढ़कर देख लेना, आपकी मर्जी, आपकी जनरल नॉलेज के लिए छोड़ देता हूं उसको मैं। ठीक है, मेरा मन नहीं माना, 2-4 क्वेश्चन दे दिए, हालांकि फाइनल लेवल पे पढ़ाया जाता है, पर इंस्टीट्यूट ने आपके लिए मना किया कि बच्चों को मत पढ़ाना, बिना बात के परेशान होंगे। मगर ठीक है जी, नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे कि यहां पर ये हो गया है। अच्छा, एक और बदलाव हुआ है यहां पर आकर, जरा इस पे देना, ऊबर वाले पे गौर करना। ऊबर वाले पे, ऊबर सर जी रोज लाइव आ जाया करो, अच्छा सा लगता है। ठीक है बच्चा, मैं पता क्या सोच रहा हूं, मुझे ना कल मुझे जाना है अपने होम टाउन, और मैं होम टाउन जाकर ना वहां से मोबाइल के थ्रू लाइव होऊंगा, लाइव लोकेशन से, स्टूडियो से नहीं, लाइव लोकेशन से लाइव होऊंगा, वहां खूब सारा बतियाएंगे आम के बाग में बैठकर। तो यहां पर बदलाव क्या आया है सुनिए जरा। ये ड्राइवर है, और ये उबर वाले केस में देख रहे हैं आप, कुछ लिखा है रेडियो टैक्सी के थ्रू, ये हो मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल। एक नई चीज ऐड हुई है यहां पर, ओमनी बस, मोटे तौर पर बस बस, मिनी बस टाइप, और एनी अदर मोटर व्हीकल। लो सबसे बड़ी बात आ गई, एनी अदर मोटर व्हीकल। तो ये शब्द लिख देने से जो पीला वाला पोर्शन, जो चमकीला वाला पीला है, इससे इसका दायरा बढ़ा है या घटा है, बताइए जरा। आवाज कम आ रही, आवाज कम आ रही तो मोबाइल की आवाज बढ़ाओ, आपका मोबाइल का स्पीकर खराब हो रहा है, उसे ठीक करो। हाँ जी बताइए साहब। तो ऐसा करने से इन्होंने दायरा और बढ़ा दिया है इसका, मतलब दायरा और बढ़ाया, दायरा बढ़ाए तो जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा। सरकार तो भाई साहब ऐसा लग रही है कि जैसे कि बस अब जीएसटी ही बचा है खजाने भरने के लिए। दूध दही पर जीएसटी लग गया भाई साहब, दूध दही पर जीएसटी लग रहा है? कमाल हो गया भाई साहब। ये दूध दही वाला देश है हमारा भारत, इस पे भी जीएसटी लगा दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, शराब पर जीएसटी नहीं है, हाँ दूध दही पर है, और पियो दूध दही और पियो, कमाल कर दिया। डीजल पेट्रोल पर जीएसटी नहीं, क्योंकि ये चुनावी मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे हैं, शराब और डीजल पेट्रोल। आई बात समझ में? दूध दही आम आदमी पीता है, मैं पीता हूं, आप पीते हो, तो इससे ऐसा करने से इसका दायरा यहां पर बढ़ गया है। इस चीज को आपने ध्यान में रख के चलना है। ठीक,
अब मेरे मन में एक बात आ रही है, चूंकि बस को भी, ओमनी बस को भी यहां पर शामिल कर लिया गया है। अब यहां से केड़ा वाला डाउट पैदा हो रहा है, पूछ लूं? हाँ जी पूछो। डाउट मेरे दिमाग में यह आ रहा है कि आपको जरा लिए चलता हूं मैं एग्जामिशन चैप्टर के अंदर, अपने माइंड का बैंड चेंज कीजिएगा, एग्जामिशन चैप्टर पे कंसंट्रेट करें। कर लिया? और मुझे बताइए वहां पर कोई बस आपकी स्टेज कैरेज है, स्टेज कैरेज है, और स्टेज कैरेज है और वो नॉन एसी है, नॉन एसी है, ओके। स्टेज कैरेज ये रही ना, अरे ये रही, स्टेज कैरेज है, नॉन एसी है, उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? स्टेज कैरेज, नॉन एसी, एग्जाम्पशन चैप्टर पे फोकस करके बताओ, जो आपको आता है अब तक, उस पर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? सर जी उस पे जीएसटी, भगवान झूठ ना बुलाए सर, जीएसटी एग्जेम्प्ट कर रखा है, वहां पर नहीं आता है। अच्छा, अब यहां से एक सवाल पैदा हुआ कि अगर इसी बस को, यही वाली बस को एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए आगे रूट आउट किया जाए तो क्या होगा? अगर इसी वाली बस को यहां पर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर बीच में आ जाता है और ये वाली बस कस्टमर तक ऐसे पहुंचाई जा रही है, तो बताइए अब इस पर जीएसटी आ जाएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? आप बोलोगे साहब ये तो एग्जेम्प्ट है, और जब सरकार ने स्पेसिफिकली एग्जम्पशन में डाल रखा है इसे, तो फिर चाहे सीधे सीधे आप बस चला लो या इनके थ्रू चला लो, जीएसटी तो आएगा ही नहीं। अच्छा, जब जीएसटी आएगा ही नहीं तो सरकार ने क्या एस्थेसी कराई है यहां पर आकर? ये जब जीएसटी, आपकी सोच अगर ये है कि इन पर जीएसटी आएगा ही नहीं, तो सरकार का तो पर्पस ही फेल हो गया यहां पर आकर, फिर तो पर्पस ही फेल हो गया। तो आप अगर लॉ बनाते तो आप क्या करते बताइए? आप क्या करते? तो आप यही करते कि ठीक है साहब, अगर ये नॉर्मली डायरेक्टली चल रही हैं तो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट रहने दो, लेकिन अगर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर इसके थ्रू रूट आउट हो रही है तो फिर भाई साहब जीएसटी आपका लगाया जाएगा। एम आई राइट? इस पर जीएसटी आ जाएगा। ऐसे ही एक और बात आ रही है आपकी, जैसे मीटर्ड कैब हो गई, मीटर्ड कैब, क्योंकि आजकल ना ये ई कॉमर्स ऑपरेटर का जो दायरा है बहुत बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, जुगनू टुगनू, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर सब इसमें आ रहा है। मतलब साइकिल से भी देखो, मोटरसाइकिल तो आएगी यहां पर, साइकिल भी आएगी, रिक्शे वाले भी अब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी जाया करेंगे, ट्री वाले, सारथी वाले, बैटरी वाला रिक्शा है ना, सब इसी के थ्रू जाएगा। मीटर्ड कैब जो होती है बताइए उस पर जीएसटी आता है कि नहीं आता? सर मीटर्ड कैब पे जीएसटी नहीं आता है और उस पर पता है हमें, लेकिन अगर मैं कहूं कि मीटर्ड कैब को ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू रूट किया जाए देन, तो उस पर जीएसटी आ जाएगा या नहीं आएगा? सर फिर आ जाएगा। मतलब जैसे ही ई कॉमर्स ऑपरेटर का जिक्र आएगा ना, तो उस पर एग्जम्पशन भी काम नहीं करेगी, वो हर हाल में टैक्सेबल होकर रहेगा अगर वो ई कॉमर्स के मकड़ जाल में फंस गया है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या है? ये है मैं कैड़े मकड़, मतलब मकड़ी वाला जाल, ये मकड़ जाल है, इसकी गिरफ्त से कोई बच नहीं सकता है, फिर जीएसटी आपको भरना पड़ जाएगा। अच्छा, ऐसे मान लीजिए, चलिए एक और सवाल पूछता हूं, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में हमें याद है एसी है तो लग जाया करता था और नॉन एसी है तो लगता था या नहीं लगता था? सर उसमें दो बातें थी कि ये बताइए बस स्पेशल बस है, टूरिस्ट वाली है, स्पेशल का मतलब जैसे बारात की बस, आज मेरे यार की शादी है, ऐसा लगता है पूरे संसार की शादी है, स्पेशल बस जो हुआ करती थी, तो ऐसे नहीं होते कि भाई रोकी भैया मुझे भी छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। वो तो भाई दूल्हे के यहां से जाएगी और दुल्हन के यहां तक पहुंचती है, तो स्पेशल बस थी, तो भले ही उसमें एसी ना हो तो लोग फिर भी खुश होते हैं उसमें बैठे बैठे, क्योंकि जहां खुशी है वहां जीएसटी है। क्योंकि दोस्त लोग जो होते हैं तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, दोस्तों के दिमाग में जो बारात में जा रहे हैं, क्या उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि दूल्हा दुल्हन को देखेंगे ऐसे कि तैसे? क्या उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि भाई साहब वहां जाके हम खाना खाएंगे, रसगुल्ले खाएंगे, दावत मिलेगी, ऐसे की तैसी? उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है जिसको लेकर वो उछल रहे होते हैं, मन फुदक रहा होता है।
तो इतनी खुशी होती है कि आज खुशी मिली, दोस्त की शादी हो तो आज खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए और पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए, ऐसे हालात होते हैं। तो सरकार कहती ला मेरे राजा जीएसटी हमें भी दे जा। इतनी खुशी में सरकार कहती है थोड़ी छलका दो, यहां भी थोड़े छींटे यहां भी गिरा दो खुशियों के, तो जीएसटी वहां पे लगवा दिया जाता है। लेकिन अगर यही आपका हो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहां पर लोग थकेले थकेले ऑफिस जा रहे होते हैं डेली, हाँ असर तो है जहां पर लोग पकड़ के बस पकड़ के जा रहे होते हैं, ऐसे करके जा रहे होते हैं साहब, तो उनसे बेचारों से, मुंह लटके हुए व्यक्तियों से क्या जीएसटी लोगे तुम, है दुख में डूबे, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है, उस पर जीएसटी आपका एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। अब मैं ये पूछता हूं कि वो बस जिस पर कि आपका ये जीएसटी एग्जेम्प्ट हो रखा है, अगर यही मकड़ जाल में फंस गई, अगर यही मकड़ जाल में फंस गई, कौन सा मकड़ जाल, वही ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर रूट हुई, तो बताइए इस पर भी जीएसटी लग जाएगा या नहीं लगेगा, हां या ना? बता मेरे बच्चा, उदास मत होना जीवन में। अगर बच्चा फेल हो गया है ना तो चिंता मत करना, जीवन में तो इससे बड़े बड़े झटके सहने के लिए तैयार रहना। ये जो चमड़ी है ना, चमड़ी, इस चमड़ी को ना पतला मत रखना, इसको ना मोटी चमड़ी के बनना, मोटी चमड़ी के। मोटी चमड़ी से मेरा मतलब यह है कि जीवन में जब सुख आएगा तो दुख तो निश्चित आना ही आना है यार, खूब बड़े बड़े दुख भी तुम्हें फेस करने होंगे। तो जब दुख आए ना तो दुख को भी पता लगे कि यार तू भिड़ा किससे है। ऐसे मत करना जरा समस्या ये मत करना, ये मत करना, डटे रहना, पता लगेगी ना कि हाँ तुम हो। दुख भी ये कहे वाह कोई मिला है फेस करने वाला। समस्या हर व्यक्ति के जीवन में आती है, तुम कोई अनोखे नहीं हो यार, हर व्यक्ति के जीवन में आती है। तो डट के सामना करना कि देख मैं हूं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ऐसे करके, मैंने कभी अपने में जीवन बता रहा हूं, मैं कभी हार नहीं मानता। परिस्थिति जो मर्जी रही हो बस फेस करनी है, दैट्स इट। फेस करनी है, हर हाल में फेस करनी है, भागना नहीं है, फेस करना है। तो यहां पर आकर तो ई कॉमर्स का ऑपरेटर जो है ये मकड़ जाल है। तो कसम खा लीजिए कि जब भी ई कॉमर्स ऑपरेटर का नाम आ गया, उबर ओला इनके थ्रू रूट आउट हो गया, तो भले ही वो एग्जेम्प्ट दिख रहा हो, लेकिन इस मकड़ जाल में आते ही जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, इस बात के लिए सूटेबल अमेंडमेंट एग्जम्पशन चैप्टर में होनी चाहिए या नहीं? जवाब दीजिए। जो बात मैं कह रहा हूं मकड़ जाल वाली, तो उसके लिए सूटेबल अमेंडमेंट होनी चाहिए कि नहीं? हां सर होनी तो चाहिए। तो आइए यहां पर देखते हैं एग्जम्पशन के चैप्टर में, ये रही साहब यहां पर आकर कि जहां लिखा था कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, नॉन एसी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और एग्जेम्प्ट है, लेकिन टैक्सेबल हो जाएगा अगर 9(5) में कवर होता है तो। ऐसे आगे सुनिए, मीटर्ड कैब है, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा हैं, ये एग्जेम्प्ट होते हैं, लेकिन अगर 9(5) में फंस गए तो टैक्सेबल है। स्टेज कैरेज है, नॉन एसी है, एग्जेम्प्ट है, लेकिन 9(5) में फंस गया तो ये आपका यहां पर आकर टैक्सेबल हो जाएगा। इस प्रकार से मेरी ये पहली और दूसरी अमेंडमेंट कंप्लीट हो जाती है। निचोड़ एक लाइन का ये है, पहली बात, अब स्विगी भी जीएसटी के दायरे में आ गया है। रेस्टोरेंट के संबंध में स्विगी को ही जीएसटी भरना है। नंबर दूसरी बात, अगर रेस्टोरेंट बड़े बाप का बेटा है तो फिर वहां पर रेस्टोरेंट खुद ही जीएसटी भर देगा, वहां उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है, बाप बहुत अमीर है, ठीक। और तीसरी बात ये कि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाले में दायरा बढ़ाया गया है, ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल लिखा गया है, और साथ में करस्पॉन्डिंग चेंज एग्जम्पशन चैप्टर में डाला गया है कि भले ही वो मोटर व्हीकल नॉर्मली एग्जेम्प्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू रूट आउट हुआ तो उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा, ठीक। यस, ग्रेट माय बॉय, मेरा बच्चा। तो वैसे करके आगे बढ़ते हैं सब। अब आता है सप्लाई का चैप्टर। एक बात बताता हूं, वास्तव में पूरा डिस्कशन करने के बाद, ए भाई साहब इधर, कमर सीधी, कमर सीधी, लेटो मत, बैठो, तुम्हारा मास्टर खड़ा है ना। तो सप्लाई वाले चैप्टर में ना सारा कुछ डिस्कस करने के बाद मैं पता क्या बोलूंगा आपको कि वास्तव में ये अमेंडमेंट थी ही नहीं, जैसे पहले था वैसे ही आज भी है, दैट्स इट, मैं ये बोलने वाला हूं। देखिए
बवाल क्या हुआ, एंजॉय करें बवाल को और पार्टिसिपेट तो जरूर करेंगे। ठीक है, रेडी? यस, कमर कस लीजिएगा। हाँ, लाल डोरा वही तो। यस सर। तो यहां पर यह है आपका पार्ट ए। अच्छा, सप्लाई का जो डिस्कशन है हमारा 4 हिस्सों में बटा हुआ है। हाँ बोलो, हाँ हाँ सर। पहला हिस्से में पार्ट ए बोल देते हैं उसे, उसमें बताया जाता है कि सप्लाई क्या है ना, और सप्लाई क्या है इसके भी 2 हिस्से हैं। नंबर 1 कि जहां एबीसी टेस्ट पूरा होता हो, एक एक्टिविटी हो, रेंटिंग, लीजिंग, लाइसेंसिंग वगैरह, ड्यूरिंग द बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, और सी फॉर कंसीडरेशन होना चाहिए। अगर ये एबीसी टेस्ट पूरा होता है तो सप्लाई बन जाएगी। इसके साथ साथ 4 ऐसी एक्टिविटीज थी जो शेड्यूल 1 में लिखी हुई थी कि वहां पर भले ही कंसीडरेशन ना हो उसके बावजूद भी उसे सप्लाई बनाया जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि रिलेटेड पार्टी और डीम्ड डिस्ट्रिक्ट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, या इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, किसी अपने से है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर भी बन जाएगी। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट है, जहां पर आईटीसी ले रखा था, वो भी बन जाएगा। और आपका प्रिंसिपल एजेंट के बीच में जो ट्रांजैक्शन हैं वो भी बन जाएंगे। ये 4 बातें वहां पर थी। जब कोई चीज सप्लाई बन जाती है तो उसके बाद एक फिल्टर लगाया जाता कि भाई साहब अब ये बताइए, सप्लाई बन तो गई है पर किसकी है, गुड्स की है या सर्विस की है। जैसे आप जानते हो हरियाणवी एक एल्बम है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, हरियाणवी एल्बम का नाम है बहू काले की, और खास तौर पे इस दिल्ली एनसीआर वाले एरिया में गाना खूब बजता है, बहू काले की। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये बहू तो बन गई है, नो डाउट सप्लाई तो है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि बहू गोरे की है या बहू काले की है। ये बता दीजिए भाई साहब, ये डाउट है। यानी कि सप्लाई तो है पर गुड्स की है या सर्विस की है। जैसे मान लीजिए आप कलकत्ता रहते हैं और आप कह रहे हैं कि सर हमें कलकत्ता से दिल्ली आना है। अगर आना है तो फिर अगला प्रश्न आता है कि बाई ट्रेन या बाई एयर आना कैसे है, कैसे आओगे, किस रूट से आओगे। लेकिन अगर आपको आना ही ना हो तो अगला क्वेश्चन बेकार हो जाता है कि भाई बस से या ट्रेन से। मैंने कहा भाई दिल्ली आओगे, आपने कहा नहीं आएंगे। मैंने कहा कैसे आओगे, बाई एयर या बाई ट्रेन। मतलब क्या पागल आदमी है, हमें आना ही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन इरेलीवेंट हो जाता है। नहीं, अगला क्वेश्चन तभी आएगा जब पहले से बाहर निकल जाएंगे। तो ये पहली स्टेज है, सप्लाई है। फिर यहां की सप्लाई किसकी है ये बताइए। उसके बाद ये बात करते कि क्या क्या सप्लाई नहीं है, जैसे सैलरी वगैरह पे जीएसटी नहीं है, वो वाली बात करते हैं। और ये है आपकी कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। तो पुराने समय में एक बात चलती थी और पूछा करते थे कि जैसे मान लीजिए कोई क्लब है, मैंने क्लब तो जानते ही होंगे आप, क्लब है कोई, या आप इसको ना और टेक्निकल नाम से बुला सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के नाम से भी बुला सकते हैं, ज्वाइंट वेंचर भी बुला सकते हैं। ज्वाइंट वेंचर तो पढ़ रखा आपने ना, जहां पर 2 या अधिक व्यक्ति मिलकर किसी पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने की कसम खाते हैं और टास्क खत्म होने के बाद में ज्वाइंट वेंचर भी खत्म हो जाता है, वैसे करके है। तो इसमें कई सारे लोग होते हैं, जैसे ये पीला है, ये गोल्डन है, ये पीला है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये रेड है। 5 मेंबर हैं। अब मान के चलिए ये जो क्लब है अपने ही किसी मेंबर को, रेड वाले को, यानी इस वाले को कॉपी पेस्ट किया मैंने यहां पे, अपने ही किसी मेंबर को ये सप्लाई दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, या गुड्स की अपने बात कर रहे हैं। तो आप हमें बताइएगा कि इसे सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। पुराने समय के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ था, स्पेसिफिकली लिखा हुआ था, लेकिन वो कहां लिखा था, यहां पर। यहां लिखा था कि अगर कोई क्लब है और वो अपने अगर मेंबर को गुड्स की सप्लाई करता है तो उसे गुड्स की सप्लाई माना जाएगा। बताइए, तो वही वाली बात हो गई कि बसंती तुम्हारा नाम क्या है, मतलब नाम पता होने के बावजूद भी कह रहे हैं कि बसंती तुम्हारा नाम क्या है। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि भैया विभांशु तुम्हारा नाम क्या है, ये भी कोई बात है, नाम लेके पूछ रहे हो नाम क्या है। तो यहां कर क्या बड़ी अजीब सी बात थी, यहां कहते थे कि क्लैरिफिकेशन में लिखा हुआ था कि अगर क्लब ने अपने मेंबर को गुड्स की सप्लाई करी तो इसे गुड्स की सप्लाई मानेंगे। और अगर हमने पूछा भैया अगर सर्विस की सप्लाई करी तो सर्विस की सप्लाई मानेंगे। मैंने कहा आपके लिए 21 तोपों की सलामी, क्या बताया आपने कि गुड्स की सप्लाई करी तो गुड्स की मानेंगे। तो हमने कहा बताया ही क्यों आपने।
आप मुझे बता सकते हैं ये कहना क्या चाह रहे थे यहां पे? शायद प्लेसिंग गलत हो गई। बात को जो ये कहना चाह रहा था लॉ मेकर, उस बात को लिखने के लिए जगह गलत हो गई। ये कहना तो ये चाह रहा था कि भैया क्लब हो और इसके मेंबर भाई आपस में ये कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसे सप्लाई बनाया जाएगा, क्योंकि इनमें ना म्यूचुअलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि यार ये आपस में एक ही हैं या अलग अलग हैं। क्योंकि आप सभी भली भांति जानते हैं, जैसे शादी के लिए दो जन की आवश्यकता होती है। मैं मेरे से तो शादी नहीं कर सकता ना, शादी के लिए दो जन की आवश्यकता होती है। ऐसे ही एक सप्लाई को बनने के लिए दो जन की आवश्यकता होगी, एक सप्लायर और दूसरा रेसिपिएंट। राधा रानी ने कहा था, मैंने आपको शायद पहले बताया था, भगवान कृष्ण से कि हे कृष्ण तुमने प्रेम किया मुझसे और शादी की रुक्मणी से, ऐसा क्यों? तो भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते कहा कि राधे, शादी के लिए दो जन की आवश्यकता होती है। राधे तुम ही बताओ हम में दूसरा कौन है? अर्थात राधे ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधे है। जय जय श्री राधे। ठीक, तो इसलिए वहां पर शादी नहीं हुई क्योंकि वो दोनों एक ही हैं। यहां पर क्या है, यहां पर अगर दोनों को एक मान लिया भावुकता में आकर तो सप्लाई नहीं बन सकती, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन सरकार चाहती थी कि इस घटना के ऊपर जीएसटी लगाया जाए, तो इन्होंने जल्दबाजी में इस बात को यहां लिख दिया कि ये गुड्स की सप्लाई ऐसे करके। लोगों ने क्वेश्चन कहां खड़ा किया? लोगों ने कहा भाई साहब, बाबूजी हो भैया लॉ मेकर, ओ सुन, ओ भाई साहब ये जो क्लब और मेंबर की बात कर रहे हो ना भाई, ये सप्लाई ही नहीं है। और तर्क दिया कि ये दोनों एक ही तो है, अलग अलग कहां है? क्लब और उसके मेंबर एक ही बात है। तो जब कोई चीज सप्लाई ही नहीं है तो क्या उसको मैं अगले फिल्टर, अगले स्टेज पर जाकर टेस्ट कर सकता हूं? जब बहू बनी नहीं और तुमने घोषित कर दिया कि बहू काले की, अबे बहू तो चाहिए पहले, कम से कम बहू बने तभी तो बात करेंगे काले की गोरे की। बताइए सरकार को इसमें क्या करना चाहिए था? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। सरकार को जीएसटी हर हाल में चाहिए, लेकिन लोग सरकार के पीछे लग गए कि ये तो सप्लाई ही नहीं है। लोग क्या, सुप्रीम कोर्ट तक ने, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई और उन्होंने अनाउंसमेंट कर डाली कि भाई साहब ये जो घटना है ये सप्लाई नहीं बनेगी, ये दोनों एक ही हैं। सुप्रीम कोर्ट तक बीच में आ गया। जब सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया, अब तो सरकार को अपना त्रिशूल उठाना ही था। तो सरकार ने क्या किया होगा आप मुझे बताएंगे प्लीज? मतलब मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चे से लॉ को ड्राफ्ट कराने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि ये है तो बिल्कुल ऐसे जैसे कि फूंक मार के पहाड़ उड़ा देना, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा बच्चा बहुत होशियार है। सरकार को क्या करना चाहिए यहां पे ताकि जीएसटी मिले? सरकार को जीएसटी चाहिए ओजस्वी, तो सरकार ने क्या किया? चल यार ये गलती हमसे पहले ही हो गई। सरकार ने इसको यहां से तो काटा मारा, जहां पहले लिखा हुआ था ना, ये शेड्यूल 2 में लिखा हुआ था, ये यहां से काटा मारा कि, और यहां से काटा मार के सरकार ने इसे यहां पर लिख दिया। सेक्शन 7(1) के आगे एक नया जोड़ दिया 1A करके। इसमें लिख दिया कि कोई भी क्लब है और उसके जो मेंबर हैं, इनके बीच में कुछ भी गुप्तगू होगी उसे सप्लाई माना जाएगा। और ऐसी की तैसी उनकी, जो ये कह रहे हैं कि ये दोनों एक ही हैं, उसके लिए सरकार ने एक एक्सप्लेनेशन ऐड करी क्लियरली, तमाचा मारने के लिए कि सुनो सुनो गौर से दुनिया वालों, कि सुनिए क्लब और मेंबर इन दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। ये एक नहीं दो जन हैं, स्पेसिफिकली इस बात को बोल दिया। तो मुझे बताइए, पहले भी वही था, क्लब और मेंबर के बीच में कुछ भी एक्टिविटीज होती थी तब भी वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाती थी, और आज भी वही है। बस सरकार ने भूल सुधार की है, यहां से काटकर उस चीज को यहां पर आकर लिख दिया है। मुझे बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? आप पढ़ के देखिए। मैंने नोट्स को, इस एनालिसिस को इतनी शिद्दत से बनाया है, इतने प्यार से बनाया है कि आप खुद भी पढ़ोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, ओल्ड प्रोविजन, इफ गुड्स आर सप्लाइड इन बिटवीन, क्लब और मेंबर के बीच में तो सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर सर्विस की बात हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। और ऐसा लिखा था पार्ट बी के शेड्यूल 2 में।
इशू क्या आया कि क्या ये सप्लाई है भी नहीं। डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल, लिख लेना। डॉक्ट्रिन का मतलब प्रिंसिपल, मतलब सिद्धांत। म्यूचुअलिटी का जो सिद्धांत है उसके अनुसार ये भैया सप्लाई नहीं बनेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि भाई ये सप्लाई नहीं है। तो सरकार ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवररूल मारते हुए उन्होंने इसे हटा दिया सेकंड शेड्यूल से, जहां पहले लिखा हुआ था, और उसे अब यहां अंडर सेक्शन 7(1)(a) करके जोड़ दिया है। 7(1), हाँ 7(1) में है, 7(1)(a) कर दिया, क्लॉज बढ़ाई है, ए नहीं किया, क्लॉज बढ़ाई है। 7(1) के अंदर एक क्लॉज बढ़ा दी इन्होंने, और एज इट इज सप्लाई मोर ओवर क्लब एंड देयर मेंबर्स, उनको अलग अलग ट्रीट किया जाएगा, डिस्टिंक्ट ट्रीट किया जाएगा, एक दूसरे से अलग अलग माना जाएगा। ठीक है, ग्रेट। तो बताइए वास्तव में क्या कोई चेंज आया? सारा कुछ करने के बाद जो हमने निचोड़ पहले पढ़ा था वही निचोड़ आज है, बस प्लेसिंग अलग है कि ये जो चीज यहां लिखी थी यहां से कट मार के वो चीज यहां पहुंचा दी, जिससे कि विवाद थम जाए, और जिस मुद्दे पर विवाद था म्यूचुअलिटी पर, उसके लिए अलग से स्पेसिफिकली बोल दिया कि इन दोनों को दो जन ही माना जाएगा। वेरी गुड, आगे आइए, आगे बात करते हैं एजुकेशन की। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम आईआरएस अधिकारियों की क्लासेस लेते हैं, और अभी मैंने बैच कंप्लीट किया है हफ्ते भर पहले। मेरे लिए 3rd बैच था और वैसे 73rd बैच था। तो यहां पर आपको मैं अगर दिखा दूं तो ये देखो, ये देखो कहाँ है, कहाँ गया, ये देखो। अभी एक आईआरएस ऑफिसर्स का बैच कंप्लीट किया है जुलाई में ही, मतलब विद इन दिस मंथ। ये देखिए, ये देखो, ये हमारा फोटो। ये सारे के सारे असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट इनको पहले मिलेगी। और बताऊं ये कौन है, ये लेफ्ट से 3rd नंबर देखिए, ये जो लेफ्ट से 3rd नंबर है सबसे पहली रो में ही, ये अंकिता अग्रवाल है, जिन्होंने यूपीएससी में रैंक 2 आया था इनका। ठीक है, तो ऐसे करके मालिक। तो खूब सारे हमारे, ये देखो, ये देखो, ये देखिए। तो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं यहां से बेस्ड आपको, ठीक है। और दिखाओ फोटो, और ये देखो, और ये देखो फोटो। यस, इसमें 5 लोग भूटान से भी होते हैं, क्योंकि वहां का हमारे इंडिया के साथ में ना कुछ कोटा फिक्स होता है कि 5 अधिकारी, जैसे ये फ्रंट पे जो खड़े हैं भूटान से हैं ये, ठीक है। तो वैसे करके, और अंग्रेजी में होते हैं क्लासेस, पता है आपको। तो वापस मैं लौट के आता हूं अपनी उन्हीं बातों पर। और ये वेरी फर्स्ट बैच था, मतलब 71वां बैच था ये वाला। तो मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि यहां पर मैं जो अधिकारियों को ये हम बात कर रहे हैं, यहां पर मान लीजिए मैं तो हो गया भैया सप्लायर, ठीक है, और मैं ट्रेनिंग कोचिंग की सर्विसेज दे रहा हूं आईआरएस ऑफिसर्स को। ओके सर, अब मुझे एक बात बताइए, मुझे पेमेंट कौन देता होगा? फीस भी तो लूंगा ना मैं, मुझे मेरी फीस कौन देगा? ये अधिकारी लोग देंगे या सरकार देगी? कौन बताएगा, बताइए। थैंक यू मेरा बच्चा। और पता है, हम ये मैं अपने ऊपर प्राउड की बात नहीं कर रहा, ये हमारे सीए कम्युनिटी के लिए प्राउड की बात है। और ऐसा पहली बार हुआ है हिंदुस्तान में कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया गया है यहाँ ट्रेन करने के लिए, और प्रभु कृपा से आई एम द फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट जो यहाँ ट्रेन करने के लिए गया हूँ। और नहीं तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, इस रैंक के जो अधिकारी होते हैं वो ट्रेनिंग कराते थे। तो ये हमारे सीए कम्युनिटी के लिए प्राउड की बात है, ठीक है। तो यहां पर साहब मुझे बताइए पैसे कौन देगा? सर ये सरकार देगी। वेरी गुड, बिना पैसों को तो मैं काम नहीं करूंगा ना। हाँ सर ठीक है। तो यहां पर ये है गवर्नमेंट। ओके, अब एक बात बताइए मुझे आप लोग कि यहां पर परिभाषा के मुताबिक यहां से आया कंसीडरेशन, रेसिपिएंट कौन है? ये कंसीडरेशन हो गया। आई एम द सप्लायर, हु इज द रेसिपिएंट? आईआरएस ऑफिसर इज द रेसिपिएंट और गवर्नमेंट इज द रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट की परिभाषा में साफ लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति जो कि कंसीडरेशन का पेमेंट करेगा,
ठीक पकड़े? हाँ सर। तो रेसिपिएंट बनेगी गवर्नमेंट। सर फिर आईआरएस ऑफिसर क्या बनेंगे? हाँ, इनको आप अपनी लैंग्वेज के लिए बोल सकते हो एक्चुअल रेसिपिएंट। मेरी सर्विस के एक्चुअल रेसिपिएंट ये थे, लेकिन लीगली जो मैं लॉफुली रेसिपिएंट जो बुलाता हूं जीएसटी के अंदर, वो गवर्नमेंट को बुलाऊंगा, क्योंकि मुझे पैसा यहां से मिला है। मैं बिलिंग भी अधिकारियों के नाम पर नहीं, गवर्नमेंट के नाम पे करके चलूंगा। करेक्ट है? यस सर। तो पूरा पैसा सरकार से मिलता है? यस, 100% पैसा मुझे यही सरकार से ही मिलता है, जो भी है। और पता है, भारत सरकार की गाड़ी आती है भाई साहब, पर्दे लगी हुई, हमें वहां पता है इतना मुझे मैं सच बता रहा हूं, मन की बात, कंसीडरेशन का मुझे इतना लालच नहीं होता कि मुझे कंसीडरेशन मिल रहा है। पहली बात तो ये कि हम सीए के लिए प्राउड की बात है, नंबर एक, जो मैं वहां जाता हूं। नंबर दो, यार मतलब साहब वाली लाइफ जी के आते हैं, 3 हफ्ते हम वहां पे, साहब वाली लाइफ। जय हिंद साहब, जय हिंद साहब, वो वाली पर्दे लगी हुई गाड़ी आती है और भारत सरकार की, तो वहां पर कोई गेट खोलता है, कोई बैग लेकर जाता है। तो ये मतलब ये जो लाइफ मिलती है कुछ समय के लिए जीने के लिए, हमें तो अच्छा लगता है। यहाँ सर वाली लाइफ है, सर सर, वहां साहब हो जाते हैं हम जाकर, ठीक है ऐसे करके। तो अच्छा है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहता है वहां पर। तो ये हमारी बात हो गई साहब। 100% पैसा यहां से होता। अब मुझे बताइए, जब मैं सरकार को बिलिंग करूं तो क्या इसमें जीएसटी लगाकर बिलिंग करूं? बताइए, ये सारे के सारे जीएसटी के अधिकारी हैं, उनको पढ़ाने के लिए जो सरकार से मैंने फीस ली है, तो क्या उस पर जीएसटी लगा के दूं? सरकार को जीएसटी लगा कर दूं क्या? नहीं 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 सर, इसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। इसको कर देते हैं हम एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर एक बात बताइए, अब सवाल ये उठता है, व्हाट इफ 75% फी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है और 25% बाय ऑफिसर, ताकि वो थोड़ा सीरियस होकर अपना काम करें। जो फीस का पेमेंट है वो 75% सरकार करेगी और 25% ऑफिसर्स के द्वारा किया जाएगा। तो क्या जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? क्योंकि लॉ की जो लैंग्वेज थी वो पहले क्या लिखी हुई थी, वो ये कहती थी कि वो वाली ट्रेनिंग कोचिंग सर्विसेज जहां पर सारा का सारा भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है, उसको एग्जेम्प्ट करेंगे। हमने कहा भैया यहां तो सारा नहीं हो रहा सरकार के द्वारा, बाकी कोई कुछ सरकार कर रही है, कुछ बाकी कोई और लोग कर रहे हैं। तो इसी के लिए यहां पर भी ये जीएसटी आपका ना लगे, एग्जेम्प्ट हो जाए, सरकार ने यहां पर चेंज किया है। सर्विस प्रोवाइडेड अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट इज वेयर 75% और मोर, इसको मैं बोल सकता हूं कि 75% टू 100%। बताइए मैं क्या गलत हूं? जहां पर 75% और मोर एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट। तो ऐसा करने से, परसेंटेज छोटा करने से सरकार ने एग्जम्पशन का दायरा बढ़ाया है कि घटाया है? ऐसा करने से एग्जम्पशन का दायरा घटा कि बढ़ा? मेरा बच्चा साहिल गर्ग, बता बच्चा, है सर ये एग्जम्पशन का दायरा बढ़ा है। तो जहां सरकार की शामिल हो जाती तो वहां तो एग्जम्पशंस बढ़ेंगी बढ़ेंगी, आप अच्छे से जानते हैं। तो पहले 100% सरकार दे, तो अब क्या 75 से 100 तक सरकार अगर देती है तो वो आपका, सर मान लीजिए सरकार 60% देती है, तो अगर सरकार 60% देती है तो फिर ये इस एग्जम्पशन में आप फॉल नहीं कर पाओगे। और जब एग्जम्पशन में फॉल नहीं करोगे तो सारे के सारे अमाउंट पर आपका जीएसटी लगवा दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इज इट ओके? हाँ बोल दो पहले। यस सर। आगे चलिए, आगे क्या बोलते हैं? आगे एक और बात आई है यहां पर नेशनल परमिट को लेकर। नेशनल परमिट ये क्या बवाल है, बता रहे हैं, रुकिए जरा। रीजनिंग में आपसे पूछूंगा, आप बताएंगे। प्रोविजन में आपको बता देता हूं, एक नई एग्जम्पशन सरकार ने ना इंट्रोड्यूस की है, और वो एग्जम्पशन है कुछ ऐसे करके कि ये जो ट्रक होते हैं, आपने देखा होगा ना इस पे ऑल इंडिया परमिट, इसको हम ये भी बोल देते हैं नेशनल परमिट। क्या बोल देते हैं? नेशनल परमिट भी इसको बुला दिया जाता है। और हाँ, आपने लिखा भी देखा होगा, एनपी लिखा हुआ होता है ट्रकों के साइड में गोल करके, ऐसे एनपी मतलब नेशनल परमिट, ऑल इंडिया परमिट है। तो ये जो परमिट मिलता है ये कहां से मिलता है? इस वाली वेबसाइट से मिलता है। आप इसका यूआरएल देख सकते हैं, परिवहन.gov.in। मैं दिखाऊं आपको यहां पे, क्या दिक्कत है? परिवहन.gov.in, परिवहन टाइप करोगे तो आ जाएगा।
परिवहन.gov.in पर, ये रही वेबसाइट। तो यहां पर आकर आपको अप्लाई करना होता है वेबसाइट पर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मोटी बात कह लो तो आरटीओ ऑफिस। तो यहां पर से मिलता है ट्रकों को लाइसेंस, और ये करीब करीब ना ₹16,500 अप्रोक्सीमेटली, इतने रुपए का ये फॉर 1 ईयर, 1 साल का परमिट जारी किया जाता है ट्रकों के लिए। अच्छा, ट्रक कौन, मतलब ऑब्वियस सी बात है जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैं, जो कि सामान ढोते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है ना, तो वो अपना इनको परमिट लेना पड़ता है वैसे करके। तो हमें बताइए अब इस पर जीएसटी लगाएं या ना लगाएं। तो सर आप एग्जामिनेशन में पढ़ा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है जीएसटी नहीं लगेगा। अब ये तो ठीक है नहीं लगेगा, लेकिन इसका रीजन दीजिए क्यों नहीं लगेगा। कौन बच्चा बताएगा? सबसे पहले वो आज का सबसे होशियार बच्चा माना जाएगा। जीएसटी नहीं लगेगा, मान लिया आपकी बात, क्यों नहीं लगेगा, क्या कारण है? देखिए हम बताते हैं। ये सप्लायर हैं, आरटीओ ऑफिस, ये रेसिपिएंट हो गए, ठीक। अगर मान के चलिए, फर्ज कीजिए मैं यहां पर जीएसटी लगाता भी हूं, ठीक है, तो आप किससे जीएसटी रिकवर करोगे? मतलब कौन देगा जीएसटी? आप बोलोगे साहब यहां पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एक बात बताइए, पूरा जीएसटी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सरकार की क्या नीति रहती है कि जहां पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है वो या तो एग्जेम्प्ट कर देते हैं, या फिर अगर टैक्स लेना भी होता है तो रिवर्स चार्ज लगा देते हैं, सरकार के गले में ये फंदा फंसने नहीं देते। यही पॉलिसी रही है। हाँ जी, तो इसको तो भूल जाओ कि ये तो नहीं देगा। हां, आरसीएम लगा सकते हैं और इससे ले सकते हैं। आरसीएम का भी अपना एक नियम है कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। क्या यहां पर ये जीटीए वाला खुशी खुशी रिवर्स चार्ज में जीएसटी भर देगा? अब सुनो जरा इसकी व्यथा। सरकार को इस पर खुद की एक्टिविटी पे भरोसा नहीं है, इसकी खुद की जो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की जो सर्विसेज देता है, तो इसके ऊपर सरकार को खुद भरोसा नहीं, यहां पर इसका जो रेसिपिएंट आदमी होता है उससे जीएसटी लेता है। मतलब आप तो ये कह रहे हो कि चोरों से ही चोरों से मोर मरवा रहे हो आप चोरों से मोर मरवा रहे हो अगर आप यहां पर आरसीएम लगा रहे हो तो। अब मुझे बताइए, अरे जिनके खुद के एक्टिविटीज का जीएसटी दूसरे से ले रहे हैं, आप इनके लिए कह रहे हो कि ये दूसरे का भर देंगे? चोरों से मोर नहीं मरवाते कभी भी, ठीक है। क्यों नहीं मरवाते, घर पूछ लेना अपने, पापा बता देंगे। तो इसलिए कहा कि भैया ये देना नहीं चाहता और ये देंगे नहीं, तो बचता क्या है फिर? न सप्लायर न रेसिपिएंट। अब हर जगह वो तो नहीं आ सकता ना, तो इसलिए सरकार ने कहा ऐसी की तैसी में जान दो, अंगूर तो बोलो ना, जब लोमड़ी उछली और अंगूर हाथ नहीं आए तो क्या बोला गया कि अंगूर तो खट्टे हैं। शाबाश, अंगूर तो खट्टे हैं। इस कारण से यहां पर जीएसटी हटा दिया गया। तो क्या लिखा, जरा अर्ज किया है, गौर फरमाइए, और मजा आए तो तालियां भी बजाइए। सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू अ गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया या कॉन्टिजियस स्टेट्स। ये कॉन्टिजियस स्टेट कौन सा होता है भाई, किसी को पता है? कंटीजियस स्टेट होते हैं आपके जो ना, ये नक्शे में ना होता है, इंडिया का नक्शा दिखाता हूं मैं आपको। बताइए जब तक आप कि यहां पर आकर जो ये कॉन्टीजियस जोन होता है, ये कौन सा एरिया है? अरे भैया ये वाला होता है। अरे हो जाए बड़ा यार। अरे ये दिख रहा है आपको, ये मणिपुर मिजोरम वाला जो एरिया है यार। अरे ये वाला हाँ, ये वाला जो एरिया ना अपना इसमें कुछ और दिखा रखा है। कंटीजियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये देखो,
ये जो एरिया देख रहे हैं ना आप, इसे बोल दे, अरे समझ गया ना, राइट वाला जो एरिया मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा वाला, ये जो एरिया, इसे बोलते हैं कंटीजियस जोन। तो इसको भी क्लैरिफाई कर दिया, मतलब कहने का मतलब संपूर्ण भारत में के लिए जो बना कर दिया जाता है आपका ये, तो उस पर जीएसटी अब नहीं लगाया जाएगा। अच्छा, एक आप एग्जाम्पशन पढ़ा करते थे ना कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एक बच्चे का कल फोन भी आया था मेरे पास में, अगर वो इस समय है तो हाँ बोल देना। सेवन सिस्टर्स, अरे मेरा बच्चा, मेरा कबूतर, शाबाश श्रेया, तूने कमाल कर दिया, 10 रुपए का पेटीएम जाता है श्रेया को। सर 7 बहनें, उन्हीं को तो बोलते हैं कॉन्टिजियस स्टेट्स, ग्रेट। तो अब यहां पर आकर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एक बच्चे का फोन आया, सर वो एक अमेंडमेंट आ गई है क्या? हाँ अमेंडमेंट है, देख बच्चा अगर तू बैठा है तो हाँ बोल। तो सर्विस बाय इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन और क्या करती है कि ये ना, ये इंडियन रेलवे को ये रेल का डब्बा, रेल का कोच, ये 10 साल के अमूमन लीज पर देती है। उसका जो लीज रेंटल था वो एग्जेम्प्ट था। अभी क्या किया है सरकार ने, एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर लिया है, मतलब एज ऑफ नाउ ये जो रेंटल पर दिया जा रहा है ये आपका टैक्सेबल कर दिया गया है। छोटी सी बात है। तो एग्जेम्पशन चैप्टर के अंदर ये हमें यहां देखने को मिल जाता है। ये हम तो 3 बातें हो गई, ध्यान दीजिए। नेशनल परमिट एग्जेम्प्टेड है, ट्रेनिंग वाले में 75% या 100% तक, 75 to 100% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है तो भी एग्जाम्प्ट है, और इंडियन रेलवे वाली एग्जाम्पशन आपकी विड्रॉ कर ली गई है। ये मैं आपको बता ही चुका जो पोर्शन है, और ये कोई नई बात नहीं है। यहां पर एग्जाम्पशन की डेट है, ये हर बार बढ़ा दी जाती है, आप इसे ना भी देखें चलेगा। पहले ये 21 हुआ करती थी, पहले 20 थी, ये थी वो थी, कि जब हम कोई एक्सपोर्ट कार्गो की बात करते हैं, चलो बता दूं है क्या वैसे ये। मान लीजिए एक पानी का जहाज जा रहा है या हवाई जहाज जा रहा है, और पानी के जहाज या हवाई जहाज के अंदर एक्सपोर्ट वाला गुड्स है, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। इसमें इनके जो ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होंगे, यानी कि इनका जो भाड़ा जो होगा, ये इस भाड़े पर जीएसटी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जवाब दीजिए आप मुझे, आपको जो ठीक लगे, लेकिन आप तुक्के नहीं मारेंगे, आपकी बात के पीछे कोई ना कोई बेस जरूर होगा। तो बताइए जरा। हाँ सर, इस पे जीएसटी आपका नहीं लगाया जाएगा, बहुत अच्छी बात है जी। और क्यों नहीं लगाया जाएगा? वही कि यार एक्सपोर्ट जो माल हो रहा है वो उस पर इंडियन टैक्स का लोड नहीं जाना चाहिए, इसलिए यहां पर आपका जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, यहां पर जीएसटी आपका नहीं लगाया जाता है। वो वही है, सरकार से पता नहीं क्यों टाइम लिमिट कर देती है, कभी 20 था, फिर 21 था, 22 था, ऐसे बढ़ाती रहती है। मैं तो कर रहा हूं टाइम का झगड़ा ही खत्म करो, क्योंकि इस पे तो कभी जीएसटी वैसे भी नहीं आएगा। तो ये प्रैक्टिकली इसमें कोई चेंज नहीं है, वो वैसा का वैसा ही है, कहने वाली बात है। एक छोटा सा चेंज यहां पर और देखने में आया है गवर्नमेंट सर्विसेज को लेकर। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, पहले पुरानी बात बताइए क्या क्या हुआ करती थी। आपको याद है ये जो आर्टिकल नंबर 243 जी और डब्ल्यू का एक चक्कर पड़ता था, याद है कुछ? हाँ सर याद तो है कि इनके अंदर कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनका उत्तरदायित्व है सरकार के ऊपर है कि भाई इनको ये पूरा करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सैनिटाइजेशन की एक्टिविटी हो गई, वेरी गुड। जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, सड़क पे लगी हुई जो लाइट होती हैं, उनका रिपेयर मेंटेनेंस और सब कुछ सब सरकार के जिम्मे, म्युनिसिपैलिटी के जिम्मे होता है सर जी। और बहुत सारे काम है सर, कैटल फील्ड हो गया, और लाइक लैंड कंसोलिडेशन हो गया सर। तो वैसे करके बहुत सारे काम है, लगभग 50 एक्टिविटीज हैं। तो इनको अगर हम सवाल पूछे ना, जवाब दीजिएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी अगर उन एक्टिविटीज को अंजाम दे रही है, अगर उन एक्टिविटीज को अंजाम दे रही है जो आर्टिकल 243 जी या डब्ल्यू के अंदर आती हैं, तो क्या इस पर जीएसटी लगता है या नहीं लगता? आप जवाब दोगे नहीं लगता। लेकिन इधर रसीद दे, इधर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? क्यों नहीं लगता है सर? इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसे हम सप्लाई नहीं मानते। ये वाली बात सप्लाई वाले चैप्टर में लिखी थी, जिसे हम गेट नंबर 2 के नाम से भी जानते हैं, वहां से आउट कर दिया जाता है। लेकिन इसमें एक बात और लिखी थी, फिर एग्जम्पशन चैप्टर में आके लिखा होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी
अगर वही सर्विसेज 243G और W वाली सर्विसेज दे रही है तो जीएसटी तो उस पर भी नहीं है, लेकिन ये वाली बात गेट नंबर 5 यानी कि एग्जम्पशन में आकर लिखी हुई थी। कोई बच्चा बता सकता है कि एक चीज गेट नंबर 2 से बाहर निकल गई, यानी कि सप्लाई ही नहीं बन पाई, और एक एक्टिविटी ऐसी कि सप्लाई तो बनी लेकिन एग्जम्पशन से बाहर निकल गई। इन दोनों में फर्क क्या है? अगर आप मेरी बात से सहमत हो जाओ तो एक आह और वाह निकलनी चाहिए। मैं बताता हूं, दो तरह से। एक होता है, देखिए, कि जो सर पे बाल हैं, बालों को जड़ से ही उखाड़ कर फेंक देना। अगर बाल जड़ से उखाड़ कर फेंक दिए हैं तो क्या दोबारा आ सकते हैं? कभी नहीं। एक तरीका यह होता है। दूसरा यह होता है कि बालों पे उस्तरा लगवा देना। उस्तरा समझते ना, एकदम साफ करवा देना। तो उससे क्या होगा कि आज की डेट में तो बाल ऐसे दिखेंगे कुछ है ही नहीं, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे बाल फिर उगाएंगे वो। तो ये अंतर आता है। तो ऐसे ही अगर कोई चीज सप्लाई नहीं बनी, मतलब टैक्सेबल इवेंट ही अराइज नहीं होने दी, तो वो है जड़ से उखाड़ कर फेंक देना, बात खत्म। लेकिन अगर हम किसी चीज को एग्जम्पशन के माध्यम से निकालते हैं बाहर, तो इसका मतलब यह हुआ कि सप्लाई तो है, जड़ तो अभी भी जमी हुई है, बस ऊपर से काट दिया है, उस्तरा चला दिया है उसके ऊपर। जब कभी सरकार को लगेगा कि उसको टैक्सेबल कैटेगरी में लेकर आना है, तो बस कुछ नहीं करना, लॉलीपॉप वापस खींचनी है। यानी कि जो एग्जम्पशन थी, उस एग्जम्पशन को विड्रॉ करना है। जैसे ही एग्जम्पशन विड्रॉ होगी, बताइए बाल फिर से उग आएंगे या नहीं? वो चीज अपने आप टैक्सेबल हो जाएगी कि नहीं? जैसे अभी हम यहां देख रहे थे कि सरकार ने एक नोटिफिकेशन डाली और इसको विड्रॉ कर लिया कि आजा मेरे राजा, राजा को वापस बुलाते, टैक्सेबल हो गया, फट से बाल फिर से उगाए। ये फर्क होता है, ठीक है? हां सर। यार तुमसे हंसी मजाक कर लेते हैं। देखो, हमारी जो सामाजिक दुनिया है वो आप ही तो हैं, और कौन है बताइए जरा, हैं? हमको ऐसा तो है नहीं कि भाई 4 लोग गली मोहल्ले के नुक्कड़ पे खड़े हो गए, वहां बैठ के इधर उधर की बातें कर ली। हम तो हंसी मजाक भी आपसे ही करेंगे, ये भी आप ही को दिखाएंगे, और सब कुछ आप ही से करेंगे। बताओ क्या कर सकते हैं? अच्छा चलो जी, तो समझ में आ गई। तो एग्जम्पशन से बाहर निकलना, और ये तो पक्का सोल्यूशन कौन सा है? जड़ से उखाड़ देना। ये कच्चा है। अब क्या हुआ? अब एक बात और बताइए। यहां से ये भी देखा था हमने कि अगर सरकार ये सर्विस आउटसोर्स कर देती है और ये 243G और W के ठेके वेके उठा देती है, टेंडर वेंडर उठा देती है, और किसी मान लो मिस्टर एक्स से वो 243G और W वाली सर्विस लेती है, तो उसको भी एग्जेम्प्ट किया हुआ था। हाँ बोलो, हाँ हाँ सर, उस पर भी जीएसटी नहीं था। और अगर ये लेते हैं तो भी जीएसटी नहीं था। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि पहले हम ये बोल दिया करते थे कि जहां पर भी एग्जाम में अगर 243G और W का नाम आ जाए तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अब क्या किया है? तो सरकार ने पहले छेनी हथौड़ा कहां पर चलाए होंगे? यहां चलाए होंगे या यहां? मतलब ज्यादा पक्की चीज तो सरकार, ये तो प्योर सरकार है, ये थोड़ा मिलावट है इसमें। एक तो होता है खरा सोना 24 कैरेट, लेकिन 24 कैरेट सोने का ज्वेलरी नहीं बन सकती है, इसीलिए उसमें कुछ मिलावट की जाती है। 20 कैरेट 22 कैरेट में जाके ज्वेलरी बनती है। तो ये तो खरा सोना है, तो यहां तो सरकार छेड़छाड़ कर ही नहीं सकती इस मुद्दे पे, तो यहां छेड़खानी करेगी। तो पहले फ्रंट से वार करे या पीछे से? सीने में गोली मारी सरकार ने, फ्रंट से वार करेगी। अगर मान लो कोई चीज अगर सरकार को छीननी है वापस, तो कहां से छीनेगी? फ्रंट से आए, वार करे, क्योंकि ये भी सरकार ही अल्टीमेटली। फ्रंट से या बैक से? तो पहला वार बैक से किया गया है, ये पीठ में छुरा भोंक दिया है, ये एग्जम्पशन विड्रॉ कर ली गई है। अब यहां पर जीएसटी लग जाएगा। तो इसे बोलते हैं पीठ में छुरा भोंक देना। देखिए, ये वाली सर्विसेज यहां दी गई, तो जो पहले था वही ये सर्विसेज दे रहा है, जो पहले था वैसे ही। अंतर जो आया है वो यहां आया है, और इसे बोलते हैं पीठ में 6 उरा छुरा भय के भौंक दे। पीठ में छुरा भौंक देना। अब अगला नंबर किसका आएगा? शिव खेड़ा जी ने कहा है कि आपके पड़ोसी पर अत्याचार हो रहा है और आपको नींद आ जाती है, तो अगला नंबर आपका है। तो इसलिए पीछे से वार हो चुका है, तो अब वार आगे से होने वाला है। ठीक,
ये क्या है बताइए सर? ये हैं ईंटें। ये कौन सी वाली ईंटें हैं? अरे वो नहीं होती, सीमेंटेड ईंटें जो होती हैं। तो सीमेंटेड जो ईंटें होती हैं उसमें क्या क्या होता है सर? एक होती है राख, एक होती है सीमेंट, और शायद उसमें थोड़ा सा मिला होता है चूना, लाइम जो बोल देते हैं उसे, कुछ वो मिला होता है, प्लस एटसेट्रा, तब जाकर ये ब्रिक्स बनती हैं, ईंटें बनती हैं। सर ये राख किसकी होती है? ये कोयले की, जनरली कोयले की होती है। कोयले की राख, जब कोयले को जलाया जाता है तो उसका धुआं उठता है भट्टियों से, तो धुएं में बहुत सारे राख के कण होते हैं, प्रेशर के साथ जाते हैं। उन कणों को रोक लिया जाता है बीच में फिल्टर करके, उनको, ताकि वातावरण के अंदर मोटे मोटे राख ना घूमे, इतना पोल्यूशन ना घूमे, वो कण बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, तो उनसे बनाया जाता है। ये अपनी नॉर्मल टाइल्स हो गई, जैसे ना छत पे लग रही हैं टाइल्स, और ये जो बन रही हैं ईंटें। तो मोटी मोटी बात यह है कि मैं बात कर रहा हूं आपसे ब्रिक्स की और टाइल्स की। टाइल एक होती है आपकी अर्थन टाइल, जमीन पर लगने वाली, एक होती है आपकी रूफिंग टाइल्स होती हैं, और एक होती है आपकी वॉल टाइल्स। तो मैं वॉल टाइल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इन वाली टाइल्स की, ठीक है? ये रूफिंग और जो जमीन पर बिछने वाली जो टाइल्स होती है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं। इंजीनियरिंग भी करा दोगे? हाँ, सच बताऊं, मैं इसकी डिटेल मैंने पढ़ी थी, मैंने खुद ये पढ़ाने से पहले मैंने इसकी टेक्निकल जानकारी ली, ये बनती कैसे है। तो मैं सारी की सारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकता हूं, पर मुझे जरूरत नहीं हो सब करने की, कि कौन सा इक्विपमेंट होता है और कैसे कैसे इकट्ठा करते हैं, वो सारा प्रोसेस मैंने सीखा। क्योंकि जब हमें, एक बात बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपको कहीं पर कभी भी बोलने का मौका मिले और आपको पता कि आपको इतना बोलना है, तो आप तैयारी इतनी करके जाना, क्योंकि जब इतना बोल रहे होगे ना तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस भरा होगा, शानदार वाला। तो ऐसे ही हमें भी इतना पढ़ाना है तो इतना अपने दिमाग के अंदर रखना होता है। तो मुझे पूरा प्रोसेस पता है इसका, एकदम बाल की खाल तक पता है जी। तो यहां पर आकर हम बात कर रहे हैं ईंटों की और ब्रिक्स की। समझ में आ गई बात की? हम उन टाइल्स की बात नहीं कर रहे जो नॉर्मली वॉल्स वगैरह पे लगती हैं या बाथरूम में जो लग रही होती है, हम इस तरह की टाइलों की बात कर रहे हैं। एग्रीड? यानी मोटे मोटे तौर पे मैं थोड़ा और देसी भाषा में बात करना चाहता हूं। मैं बात करना चाहता हूं जो ईंटों के भट्टे होते हैं, मैं उनकी बात करना चाह रहा हूं। ये समझते हैं आप? ईंटों का भट्टा, अंग्रेजी में बोले तो ब्रिक फैक्ट्री अंग्रेजी में बोले तो ब्रिक फैक्ट्री, लेकिन अगर हिंदी में बात करें, देसी बात करें, तो ईंटों के भट्टे। तो अगर आपका कोई जानकार है ईंटों के भट्टे वाला, या पिताजी का जानकार है, तो उनसे नंबर लेना कि हमें उनको एक सलाह देकर आनी है, एक कुछ उनके कान में बोलकर आना है। 2 बातें बोलनी है आपको ईंटों के भट्टे वालों के कान में जाकर, और आप मुझसे वादा करो कि आप ये बात बोल कर आओगे। कौन कौन सी 2 बातें? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके संपर्क में कोई ईंटों के भट्टे वाला ना हो, क्योंकि पिताजी ने घर भी बनाया है, तो निश्चित तौर पर उनके पास में नंबर होगा, और नंबर लेना और उनसे मिल के आना, और 2 बातें बता के ना। नंबर 1 कि अंकल अंकल, नॉर्मली जो गुड्स के लिए 40 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट मिलती है ना, वो अब आपको ना मिलेगी अंकल, आपको ना मिलेगी। और दूसरी बात क्या बोल के आनी है? अंकल, आप कभी भी कॉम्पोजिशन स्कीम को नहीं ले पाएंगे। 2 सुखों से वंचित कर दिया ईंटों के भट्टे वालों को, ना उन्हें कंपोजिशन का लाभ मिलेगा और ना ही उनको 40 लाख की लिमिट का मजा मिलेगा। यानी कि मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट उनके लिए सिर्फ 20 लाख है। काहे? अरे काहे? ईंटों के भट्टे वाले हैं भैया, सारा काम कच्चे में करते, कैश में करते, और बिजनेस खूब बड़ा होता है, लेकिन व्हाइट में तो बहुत थोड़ा सा अमाउंट दिखता है। तो इसलिए सरकार ने शिकंजा कसने के लिए कहा कि जो ईंटों का भट्टा लगा के काम कर रहा है, तो वो तो करोड़ों में बिजनेस कर रहा है, करोड़ों में उसका वास्तव में टर्नओवर होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि 20 लाख के बाद तुरंत रजिस्ट्रेशन एंड नो कंपोजिशन, दैट्स इट। दूसरा, ये ईंटों के भट्टे वालों को इसलिए भी पकड़ा गया है, आप याद करो सेक्शन 94, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए जो बिल्डिंग मटेरियल वगैरह होते थे, उनके लिए रिवर्स चार्ज लगाया गया था। तो सरकार जो ये कंस्ट्रक्शन फील्ड है ना, इसको कैप्चर करना चाहती है, इसको कैप्चर करना चाहती है, जिससे कि सरकार जितना भी आपका ये रियल एस्टेट में ब्लैक मनी होती है, यहां तक पहुंच पाए। तो अब अल्टीमेटली उन्होंने भट्टे वाले को भी पकड़ लिया है। सबको पकड़ रहे हैं भाई साहब, घरों में मीटर लग रहे हैं पकड़ पकड़ के। पहले गांव में बिजली के मीटर की बात कर रहा हूं, गांव में पहले बिजली के मीटर का फिक्स 400-500 रुपए आया करता था बिल। अब लोगों को मैंने पता चला है कि अब तो रीडिंग के हिसाब से ही लिया जाएगा।
दूध दही पर जीएसटी लग गया साहब, अब तो भट्टे वालों की जान ले ली। मतलब आक्रमण गांव की तरफ है। अक्सर भट्टे आपको गांव की साइड में ज्यादा मिलेंगे, तो दूध दही भट्टे वट्टे सब भट्टा बैठाने के चक्कर में है सरकार। होना क्या है देखते हैं आगे, ठीक है। तो दो बातें याद रखेंगे। नंबर एक, कंपोजिशन नहीं मिलेगी। नंबर दो, लिमिट 40 लाख की नहीं मिलेगी, 20 लाख के तुरंत बाद रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। दो बात उनको बता के जरूर आनी है आपको। लॉ में ये बात कैसे लिखी गई सुनिए जरा। अच्छा, कंपोजिशन स्कीम के लिए कुछ और भी गुड्स हैं जिनको ये नहीं मिलती है। कौन कौन से सर? ये वो थे पान मसाला, टोबैको टिप, टोबैको आइसक्रीम और पान मसाला, तो और इरेटेड वाटर एक वाटर था। तो हम गाना कौन सा गाया करते थे यहां पर बताइए? टिप टिप बरसा पानी, इरेटेड वाटर मतलब वही कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक यार। टिप टिप बरसा मोहरा मूवी थी हमारे टाइम की, जब हमारा बचपन था ना तब की थी। अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की मूवी, भाई साहब बहुत ही शानदार मूवी है। पुरानी वाली मोहरा की बात कर रहा हूं मैं। कि टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। अब थोड़ा चेंज कीजिए। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग नहीं, पानी ने ईंट लगाई पानी ने ईंट लगाई। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई और आग में ईंट पकाई। ऐसे कर लो आप, कैसे मर्जी, आपकी मर्जी है। तो अब यहां पर ये आपका ऐड हो गया है। दूसरी बात, मोरओवर इफ एनी ऑफ द सप्लायर एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ अबव गुड्स देन ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी, मैक्सिमम लिमिट उनकी 20 लाख की ही रहेगी। बताइए बाबू, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो ये आपको दो सलाह उनको देकर जरूर आनी है। आगे बढ़िए। आगे है ई इनवॉइस। ये तो शायद आपको पता भी लग गया होगा कि जो इनवॉइस होता है उसमें जो लिमिट है वो घटकर 20 करोड़ हो गई है। ये तो शायद पता होगा ना आपको, मतलब जैसे नॉर्मली एक दूसरे से क्योंकि चर्चा का विषय बन जाती है कुछ इस प्रकार की लिमिट्स, है ना। आप कौन से जमाने के हो? मैं तुम्हारे जमाने का हूं, मैं तुमसे कम नहीं है। मैं इंद्र जोश बता रहा हूं मैं आपको। आप बेड लुढ़क जाते हो, बैठे बैठे भी मैं खड़ा रहता हूं मैं। ठीक है साहब। तो हाँ सर, ये तो 20 करोड़ हो गई, हमें पता है इनवॉइस की लिमिट। पहले ये शुरुआती दौर में सरकार ने 500 करोड़ रखी थी, फिर इसको सरकार ने 100 करोड़ किया, फिर सरकार ने 50 करोड़ किया, फिर 20 करोड़ किया। और देखना एक दिन ये सब के लिए अनिवार्य हो जाएगा। वो दिन आएगा, वो दिन जरूर आएगा। यह है डायनामिक क्यूआर कोड के संबंध में छोटा सा चेंज है ये। और चेंज कोई रेलिवेंट चेंज नहीं है, मतलब वास्तव में कोई बदलाव नहीं है ये। तो आप इसे इग्नोर मार सकते हैं, ये कुछ भी नहीं है। कहो तो बता दूं, कुछ नहीं। चलो बता देते हैं बता देते हैं। रुको जरा, रुको। एक बात बताओ, किसी सर्विस को एक्सपोर्ट कहे जाने के लिए क्या जरूरी होता है? नहीं यार, वैसे मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपको, छोड़ो। आवश्यकता नहीं है, वास्तव में आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई नई बात नहीं है। इसे काटा मारिए, आपको नहीं करना है, ठीक है। मैंने बात टाइम वेस्ट करने कोई फायदा नहीं है। ओए भाई साहब, कतई जहर। यहां आ गए हम इनपुट टैक्स क्रेडिट पर। अब तो खत्म हो लिया, बस होगा काम हो गया। बात करते हैं यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर। क्या बातें हैं तो बताइए। एक सिचुएशन मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। एक व्यक्ति सप्लायर है और सप्लायर ने अपने जो रेसिपिएंट है उसके लिए भाई साहब यहां से कुछ एक इनवॉइस अपना जारी किया है, ठीक है। वैल्यू ऐसे करके थी और 10 इनवॉइस इश्यू किए गए इसी वैल्यू के। 10 इनवॉइस इश्यू किए जाते हैं इसी वैल्यू के। और लेकिन जो सप्लायर है उसने GSTR1 में सिर्फ 7 इनवॉइस ही चढ़ाए। जब ये ओनली लिख देता हूं यहां पर, मिसिंग है 7, सिर्फ 7 इनवॉइस ही उसमें अपडेट करता है। तो अगर एक के संबंध में GST 1800 है तो 7 के संबंध में 12600। इसका जो ई लायबिलिटी रजिस्टर रहा होगा उसमें 12600 दिखना शुरू हो गया होगा। ए भाई साहब सीधे। अब यहां से क्या होगा, इधर से GSTR 2A जाया करता था ना, 2A खत्म हो गया है, शायद आपको यह बात भी पता होगी। 2A खत्म हो गया, अब 2B ही रह गया है। GSTR 2B के अंदर 12600 की फिगर दिखने लगी। रेसिपिएंट को पता लगा, 3B जब फाइल करेगा तो अब यहां पर आकर ये कितना तक क्रेडिट ले सकता है। इस केस के अंदर
ये व्यक्ति कितना क्रेडिट ले सकता है। टिप वाला बताना सर, टिप वाला कुछ नहीं, टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला और पानी, ये 4 पहले से थे, अब उसमें ईंटें और जुड़ गई हैं, तो बस इस वाले मामले में कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, वैसे करके, ठीक है। तो बताइए जरा, पुराने लॉ के मुताबिक इसमें देखो मैंने कुछ किया है कि जो मेरा 2B के अंदर क्रेडिट दिख रहा था 12,600, वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, क्लियर क्रेडिट है वो तो। और जो डिस्प्यूट में था वो कितना था, डिस्प्यूट में थे मेरे 3 इनवॉइस उसने नहीं दिखाए थे, तो मेरे हिसाब से 3 इनवॉइस का बन रहा था 5,400 रुपये, ये बन रहा था 5,400, ये बन रहा था, ठीक। तो सरकार बोलती थी कि जो भी आपका डिस्प्यूटेड है उसे रखो, और जितना आपका क्लियर क्रेडिट है उसका 5% लिया, और 5% लेके आया 630 कि ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट विच एवर इज लोअर, तो उतना तक आपको और मिल जाएगा। तो 12,600 और 630, 13,230 आपको ये मिला करता था। ये 630 बताऊं क्या है, ये थी, आपने लॉलीपॉप देखा है सर? लॉलीपॉप देखा नहीं, खाया है। अच्छा, लॉलीपॉप खाया भी है। तो जब कोई छोटा बच्चा रो रहा होता है तो क्या करते हो सर? लॉलीपॉप लेकर आते हैं, मुंह में ठूस देते हैं, उसके में चुप हो जाता है बच्चा। और अगर कंजूस व्यक्ति जो होते, पता वो क्या करते हैं, बच्चा रो रहा था, लॉलीपॉप उसके मुंह में दे दी, जब रोना चुप हुआ लॉलीपॉप खींच ली और पहुंच के किसी फॉइल पेपर वगैरह में लपेट के रख दी कि दोबारा रोएगा तो फिर ठूस देंगे इसके मुंह में। एक ही लॉलीपॉप से 3-4 बार काम चल जाता है। ये कंजूस व्यक्ति की पहचान है। अब सुनिए जरा, शुरुआती दौर में अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करके चलूं तो सरकार का नियम यह था, बिल्कुल फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो सरकार बोलती थी कि अगर आपके कि जो मिसिंग इनवॉइस आपके होते हैं उनका क्या, तो उनमें सबसे पहले सरकार बोलती थी कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम ये कहते थे यार हमारी क्या गलती है, अरे भैया वो तुम्हारा नहीं दिखा रहा, नहीं टैक्स भर रहा, तो हमारी स्थिति क्यों कर रहे हो तुम, हमें क्यों वंचित कर रहे हो क्रेडिट से, हमें तो क्रेडिट दो। तो ये रो रहे थे रेसिपिएंट जी, इन्होंने शोर मचाया, सरकार ने 20% की लॉलीपॉप इनको यहां पर आकर पकड़ा दी साहब। थोड़े ये चुप हुए, रोना धोना थोड़ा कम हुआ। जब रोना धोना कम हुआ तो सरकार ने कहा थोड़ी लॉलीपॉप को बाहर खींच लिया, 10% कर दिया। थोड़ा और देखा सरकार ने, थोड़ा चुप हो रहे हैं ये, सरकार ने इसको 5% कर दिया, और सरकार ने फिर जो पहले था वही कर दिया। इसे कहते हैं राजनीति। यह है लॉ के अंदर राजनीति को मिक्स करके आपका जीएसटी तैयार कर दिया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो बस यही अमेंडमेंट है, जो 5% मिल रहा था उसकी जगह पे अब मिलेगा आपको ठुल्लू। ओके जी, तो यानी कि सिर्फ अब आपको उतना मिलेगा जितना पोर्टल पे दिख रहा होगा। यह है एक बहुत ही हॉट अमेंडमेंट, और ऐसे करके जी साहब, तो आगे चले। हाँ जी चलो, आगे क्या है सर जी? लो भैया जी, आगे है रजिस्ट्रेशन का मसला है, आधार का। एक बात बताइए कि जीएसटी कब आया था सर? जीएसटी आया था सर जी हमारा, ये क्या बोलते हैं, 1 जुलाई 2017 को आया था। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये जो आधार लिंक करवाते हैं रजिस्ट्रेशन के साथ में, तो क्या ये शुरू से ही प्रोविजन था? ये जो हमारा आधार कार्ड होता है, क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ आधार बैंक अकाउंट सारे लिंक नहीं हुए आधार से? वैसे करके पूछ रहा हूं कि क्या ये आधार शुरुआत से ही लिंक कराना हो? नहीं सर, ये शायद प्रोविजन आया था आपका 2019-20 में आया था ये आधार, कि भाई आधार से आपको लिंक कराना है। तो यहां के बाद से अब जो भी आपके रजिस्ट्रेशन इस दौरान हुए उन सभी का तो आधार सरकार के पास में है। लेकिन हमारा सवाल यूं है आपसे कि जो इस पीरियड के लोग थे, पुराने लोग थे, ओल्ड वाले, इस पीरियड में जो रजिस्टर्ड हुए, उनका आधार सरकार के पास में होगा क्या? नहीं, उस समय तो आधार लगाने की बात ही नहीं थी। तो बताइए क्या होना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्लीज। जैसे सरकार ने बैंक अकाउंट के साथ कैसे लिंक करवाया था? भाई जब से बैंक अकाउंट के साथ आधार की बात आई तो उस दिन के बाद अब कोई भी, जैसे आज आप नया अपना बैंक खाता खुलवाते हैं
तो आधार मैंडेटरी है ना। लेकिन जब तक आधार की बात नहीं थी, अगर मेरा खाता पहले से खुला हुआ है तो पुराने लोगों को भी चिट्ठी डाल डालकर उनके बैंक अकाउंट को भी आधार से लिंक करवाया गया कि नहीं करवाया गया? करवाया गया। डेडलाइन भी दी गई, यहां तक करवा लो, और थ्रेट भी दी गई कि अगर आधार से आपने अपना बैंक अकाउंट लिंक नहीं करवाया तो क्या करेंगे कि आपका जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसमें फिर आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, फिर वो फ्रीज हो जाएगा। यही बात थी कि नहीं थी? बताइए। बैंक अकाउंट को जब आधार के साथ लिंक किया गया कि जो पुराने लोग हैं, जिस समय आधार की रिक्वायरमेंट नहीं थी, पुराने खाते खुले हुए हैं, उन सबका भी आधार लिंकेज जरूरी था। थ्रेड भी दी गई थी कि अगर नहीं करवाया तो फिर आपका जो खाता है इसे फ्रीज कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही यहां पर तो जो पुराने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन हैं, उन जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के साथ में आधार लिंकेज होना जरूरी है या नहीं है? द आंसर इज यस। और इसी के लिए सरकार ने यहां पर आकर एक रूल बनाया है, एक रूल बनाया है। ओजस्वी पूरा टैक्सेबल होगा, ओजस्वी। हाँ, यहां पर एक रूल निकाला है, रूल 10B करके, कि भाई आपको भी ये करवाना है। अच्छा, थ्रेट देनी जरूरी है कि नहीं, कि अगर आपने आधार लिंक नहीं करवाया तो एस्थेसी कर देंगे? बताइए। क्योंकि जब तक हम नहीं काम करते, जब तक कि डंडा नहीं पड़ता है या डर नहीं होता है, डर के आगे जीत है और वहीं आके काम बनते हैं। जैसे बैंक वालों को बोला गया था कि बैंक खाते से लिंक कराइए, नहीं तो खाता बंद कर देंगे आपका हम, वैसे यहां पर बोला गया कि या तो आधार लिंकेज करा दो, अगर आपने नहीं कराया तो देखिए हम आपकी रिवोकेशन की एप्लीकेशन नहीं लेंगे। रिवोकेशन मतलब ये कि अगर बाय द वे किसी वजह से आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो फिर आप रिवोकेशन के लिए आओगे, नाम जुड़वाने के लिए आओगे, साहब मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, मेरा इसे नाम को वापस जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे नहीं, बता रहे हैं, अगर आपका आधार लिंकेज नहीं है तो। दूसरा, आप डिपार्टमेंट से कोई किसी प्रकार का रिफंड नहीं ले सकते हो, आप कोई किसी प्रकार का रिफंड क्लेम नहीं कर सकते अगर आधार लिंक नहीं है तो यहां पर ये RFD1 कार्ड देना आपके मतलब की चीज नहीं है। RFD1 कार्ड देना रिफंड हो, मतलब इसको दोनों बातों का मतलब ये है, सिंपल वर्डिंग्स में बोलूं मैं, जीएसटी रिफंड, कि आपको अलग अलग सिचुएशंस में कभी कभी रिफंड क्लेम करना पड़ता है, तो ना तो रिफंड क्लेम कर पाओगे और ना ही आप रिवोकेशन की एप्लीकेशन यहां पर डाल पाओगे। अच्छा, दूसरा, मान लीजिए साहब मेरे पास आज आधार नहीं है, मैं क्या करूं? मेरे पास आधार नहीं है, मैं क्या करूं? ए भाई साहब इधर इधर यार, इधर, तेरा ध्यान किधर है कि तेरा मास्टर इधर है, इधर आजा मेरे बच्चा, मेरे कबूतर, यहाँ आजा। तो बताइए, तो बताइए साहब कि अगर मेरे पास आधार है ही नहीं तो सरकार क्या बोलेगी? अरे नहीं है तो बनवाओ। नहीं है तो बनवाओ, और क्या करोगे? आधार नहीं तो बनवाइए, और हां अप्लाई करो। और जब तक तुम्हारे पास आधार नहीं आ रहा है तो आधार के लिए जो आपने एनरोलमेंट कराया है उसकी स्लिप होगी ना, करो स्लिप दो, और स्लिप के साथ साथ प्लस आप अपनी एक आईडी प्रूफ, और वो भी फोटो आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ आपको लगाना है। जैसे बैंक पासबुक विद फोटो वाली, वोटर आईडी कार्ड उस पर फोटो आई जाता है, पासपोर्ट उस पर फोटो आई जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस उस पर फोटो आई जाता है। तो आधार एनरोलमेंट की स्लिप प्लस अपनी एक फोटो आईडी लगाकर आप वहां जीएसटी डिपार्टमेंट को बता देना। और हां खबरदार, आधार नंबर आ जाने के बाद 30 डेज के अंदर अंदर आपको अपना आधार लिंक प्रॉपर तरीके से करवाना। ये उनके लिए है जिनके पास आधार नहीं है, तो जाइए आधार सेंटर पर, आधार बनवाइए वहां जाकर, और जब तक आपको नंबर नहीं मिल रहा है फॉर द टाइमिंग आप स्लिप दीजिए, फोटो आईडी लगाइए अपनी, और जब वो आ जाए तो 30 डेज के अंदर वो कर दीजिएगा। तो ये क्या था? ये पुराने व्यक्तियों के लिए रजिस्ट्रेशन के वक्त जब आधार की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो उनका भी आधार लिंक करवाने की बात करी गई। तो बताइए आसान सी बात है या नहीं श्रेया? हां सर जी, बहुत आसान है। ये आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है पर स्टैट्यूटरी अपडेट्स में दे रखा है, तो आप इसे देखना,
एक तरह से जनरल नॉलेज के हिसाब से, मैं आपको सच बता रहा हूं, इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू। वैसे ये मैनर ऑफ पेमेंट का चैप्टर है, वहां पर रूल नंबर 86A करके आता है, फाइनल लेवल के लिए फिर भी थोड़ा रेलिवेंट हो जाता है। इसमें क्या है मैं आपको बताऊं, इसमें 4 बातें लिखी हैं कि देखिए कि अगर सप्लायर मिसिंग है, सप्लाई मिसिंग है, इनवॉइस मिसिंग है या रेसिपिएंट मिसिंग है, इनमें से कोई भी मिसिंग है तो हम आपके आईटीसी को भी मिसिंग कर देंगे। मतलब आप आईटीसी लेकर बैठे थे, आप आईटीसी यहां पर क्लेम करके बैठे हुए थे, पता लगा सप्लायर तो फ्रॉड आदमी है, अंडरग्राउंड गायब, मिल ही नहीं रहा, तो क्या आपका आईटीसी खत्म, फ्रीज कर देंगे आपका आईटीसी को। या आपने सप्लाई ली ही नहीं थी, सप्लाई वास्तव में हुई नहीं थी, फर्जी इनवॉइसिंग थी बस, तो भी आपका आईटीसी फ्रीज कर दिया जाएगा। इनवॉइस नहीं है आपके पास में तो भी आईटीसी फ्रीज हो जाएगा। रेसिपिएंट खुद अंडरग्राउंड चल रहा है आजकल तो भी आपका आईटीसी फ्रीज कर दिया जाएगा। तो ये तो पुरानी बात थी। अब जो नया पोर्शन है वो इतना बोला गया है कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है आपके आईटीसी के ऊपर, उसको थोड़ा सा एक तरीके से बताया गया है कि भाई आपको कैसे काम करना है। इसमें गाइडलाइंस इश्यू करी गई हैं कि कौन ये फ्रीज कर सकता है आपके इस ई क्रेट लेजर को। तो बता रहे कि कमिश्नर साहब, बड़े अधिकारी कर सकते हैं, और कमिश्नर साहब ये पावर डेलीगेट भी कर सकते हैं अपने किसी और दूसरे अधिकारी के लिए कि अगर 1 करोड़ तक का मैटर है तो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, 1 से 5 तक का मैटर है तो एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, और 5 करोड़ से ऊपर का तो खुद कमिश्नर साहब ही इसको एंटरटेन करके चलेंगे। तो ये वो व्यक्ति हैं जो आपके आईटीसी को फ्रीज करेंगे। दूसरा, मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन अमाउंट ऑफ कितना तक आईटीसी फ्रीज करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे तो 10 इनवॉइस है, मेरे तो भाई साहब 10 इनवॉइस का मेरा आईटीसी पड़ा हुआ है। अब उनमें से एक दागी इनवॉइस था। अब टोकरी में बहुत सारे सेब होते हैं, एक दागी सेब होता है, सेब छोड़ो टमाटर ले लो, बहुत सारे टमाटर की टोकरी और एक खराब है टमाटर, तो सारे टमाटर फेंक दोगे या एक को फेंकोगे? एक को फेंकोगे ना। तो मेरे 10 इनवॉइस का आईटीसी था, उनमें से एक इनवॉइस दागी था, खराब था, गलत था, फ्रॉडलेंट था, तो उतना तक आईटीसी मेरा रुकना चाहिए कि पूरा का पूरा टोकरी फ्रीज कर दें? नहीं सर, जितना हमारा खराब था, दागी था, उतना तक आईटीसी हमारा फ्रीज कर दिया जाएगा। और फ्रीज करने के लिए अधिकारी के पास प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए कि वो फ्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर यहां उनको लिबर्टी दे दी गई तो एसएससी का हरासमेंट शुरू हो जाएगा कि या तो मेरी बात मान जा वरना तेरे क्रेडिट लेजर को फ्रीज कर दूंगा मैं। तो ये गलत, उसके साथ हरासमेंट ना हो जाए। उसके बाद जब उसका ये टमाटर निकाल के फेंक दिया जाता है, आईटीसी को फ्रीज कर दिया जाता है, तो फिर एसएससी अपना रिप्लाई देगा, आके अपनी बात रखेगा, साहब ऐसे नहीं ऐसे है। तो उसके रिप्लाई को सुनिएगा आप, और सुन के अगर आप सहमत हो तो जिस हद तक सहमत हो उतनी रिलैक्सेशन दे देना। अगर मान लो आपने 2 इनवॉइस का आईटीसी फ्रीज कर दिया था, एक पर आपको लगता है कि नहीं यार वो ठीक बोल रहा है, वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, तो उसका तो आप फ्री कर देना, बाकी का फ्रीज रख के चला। तो पूरा या पार्शियल आप रिलीज कर सकते हो, फ्री कर सकते हो। और ये रिस्ट्रिक्शन मैक्स टू मैक्स, ये जो जकड़ है, ये जो जकड़ है, ये जो पकड़ है, ये 1 साल तक बनी रह सकती है, इससे ऊपर नहीं रह सकती है। ये जो सरकार ने पावर दी है कि ये नहीं कि जन्म जन्मांतर के लिए भाई साहब रिस्ट्रिक्शन लग गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, यस सर। तो ये आपके सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है। मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में इस पर आपको टेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक, एंड उसके बाद लीजिए साहब, खत्म कहानी। और ये भी आपके लिए जरूरी नहीं है, मैं आपको बताऊं, ड्यू डेट की जो ड्यू डेट्स आपकी होती हैं उनको बढ़ा दिया गया है। एनुअल रिटर्न और रिकंसिलेशन डेट, जैसे मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर सपोज करो 21-22 है, तो इसके लिए ड्यू डेट क्या पड़ेगी सर? 31-20-21। जैसे मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर 20-21 है, तो इसके लिए आपकी ड्यू डेट क्या पड़ेगी सर? वो पड़ेगी 31/12/2021 पड़ेगी। इसी को बढ़ाकर सरकार ने ये कर दिया। इस पर एग्जाम में टेस्ट नहीं किया जाएगा, चेंज था तो मैंने दे दिया आपको यहां पर आकर। ठीक, एंड विल सीए फाइनल बैच लाइव फास्ट ट्रैक वुड कम फॉर नवंबर। अरे यार ये कोई अमेंडमेंट, ऐसे ही छोटी मोटी चीजें हैं भाई साहब। वो मई 2022 वाला और फाइनल के लिए जो रैपिड फायर है वो सेम है, वही चलेगा। एंड उसके बाद में ये क्या है, ये फीस का स्ट्रक्चर है कि भाई मैक्सिमम जो लेट फी हो सकती है वो सेक्शन 47 याद है आपको। हालांकि ये भी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं।
आप देख लेना इसको एक बार, बस एक बार देख लेना, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है ये। तो क्या बोल रहे हैं, सेक्शन 47 के अंदर मुझे लेट फीस का बताइए, लेट फीस का क्या सीन है। लेट फी वहां पर कितनी लगती है सर, वहां था शायद 100 रुपीज पर डे, 100 रुपीज पर डे और 5,000 रुपीज मैक्सिमम, है ना, 5,000 रुपीज विच एवर इज क्या था, विच एवर इज लोअर, है ना, विच एवर इज लोअर, जो दोनों में कम हो। या इस बात को ऐसे ही बोल सकते हैं कि 5,000 जो है वो आपका मैक्सिमम है, इससे ऊपर वो नहीं जा सकती है। अच्छा, अगर आपकी निल रिटर्न हो तो इसको और रिड्यूस कर देते हैं या नहीं। अच्छा, ये तो रही वेरिएबल, अब देखना जरा, ये तो आपका एक वेरिएबल कंपोनेंट है और ये आपका यहां पर एक फिक्स्ड कंपोनेंट है, हाँ या ना। तो अगर रिटर्न निल की आपकी होती है तो बताइए 100 रुपीज को घटाकर कितना कर देते हैं, आप मुझे बताइए, तब तक मैं जल ग्रहण कर लेता हूं। जी साहब, अगर निल की होती है तो सर 20 रुपये रह गए पेटीएम के। हाँ, तो जिसको मैंने पेटीएम, शायद श्रेया को मैंने बोला था, वो मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे एक बार अपना नंबर भेज दें, जेन्युइनली, ठीक है। तो मैं 20 रुपये का पेटीएम करूंगा एट द एंड ऑफ द क्लास। क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। अगर आपकी ये रिटर्न निल की होती है तो वहां पर कितना आपका होता है। सर कम होता है यहां से तो, हाँ यहां से तो कम होता है, ये तो मुझे पता है, 100 से कम होता है। कितना कम होता है वो आप मुझे बता रहे हैं। तो जब वेरिएबल कंपोनेंट निल के केस में कम कर दिया जाता है तो बताइए फिक्स्ड कंपोनेंट भी कम होना चाहिए या नहीं। फिक्स्ड कंपोनेंट भी कम होना चाहिए या नहीं। यस, ये भी कम होना चाहिए। तो बस उसी कम की हम बात कर रहे हैं और टर्नओवर के आधार पर ये लेट फी का प्रोविजन यहां पर बना दिया गया है। ठीक, कैसे भला, कि अगर आपकी रिटर्न ये नॉर्मल केस है आपका, ये आपका नॉर्मल केस है, मैं फिक्स्ड कंपोनेंट वाले की बात कर रहा हूं, जो मेरा फिक्स्ड कंपोनेंट है ना उसकी बात कर रहा हूं, ये 5,000 वाले की। तो ये तो अपना नॉर्मली जो आता है भाई साहब वो 5,000 रुपए का आता ही आता है। लेकिन अगर निल की रिटर्न है तो ये आपका घट के 250 रुपए हो जाएगा। जहां पर ये 5,000 होता है ना, ये आपका 250 पढ़ा जाएगा। समझ में आ गई बात या नहीं आई, पहले बताइए सर। अगर ये घट के 25 आ जाता है तो ये 5,000 घट के आएगा और तुलना इनके बीच में होगी कि आपकी जो मैक्सिमम रिटर्न फाइलिंग की लेट फी है वो 250 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक, लॉजिकल है कि नहीं है, बताइए, बात लॉजिकल है या नहीं। हाँ सर, बात मतलब पहले लॉजिक को समझिए। ये लिमिट याद रखनी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्यों चेंज हुई है वो बात के तार को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो वैसे करके दूसरा बोला गया कि अगर आपका टर्नओवर इतने तक सीमित रहा है, अगर इस लेवल के आप खिलाड़ी हो, स्टेट लेवल वाले हो आप, तो 1,000 रुपए है आपके लिए। आपका कारोबार 5 करोड़ तक की कैटेगरी में आता है तो आप इतने, और अदरवाइज का मतलब वही हो गया ना, 5 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ प्लस में आपका कारोबार जा रहा है तो फिर आपको नॉर्मल 5,000 ही ये रहेगी। तो इस प्रकार से इसमें वेरिएशंस आए हैं। GSTR 4 ये उनके लिए हो गया जो कॉम्पोजिशन वाले होते हैं। अगर निल की रिटर्न है तो ये 5,000 के बजाय 250 पढ़ा जाएगा, अदरवाइज आपका ये 1,000 पढ़ा जाएगा। GSTR 7 ये आपके लिए जरूरी नहीं है। GSTR 7 ये TDS की रिटर्न होती है। दरअसल इसको लास्ट वाले पॉइंट को आप काट सकते हैं, ये TDS की रिटर्न होती है। TDS आपके सिलेबस का हिस्सा है नहीं। ठीक, तो आपको बस ये नॉर्मल स्कीम है या रेगुलर स्कीम है तो ये जाते हैं फॉर्म, और कॉम्पोजिशन है तो ये जाते हैं। याद रख लोगे? हाँ सर, यही तो याद रखना है बस, और क्या करना है। 250, 1,000 और 2,500, और यहाँ 250, 1,000, ये बस 3 फिगर याद रखनी है। 250, 1,000 और 2,500, यही याद रखना बस।
जो 5,000 था उसकी 3 कैटेगरी यहां पर बन गई हैं, रेगुलर में 3 कैटेगरी हैं और यहां पर 2 ही हैं, 250 और 1,000, बात खत्म। अच्छा, एक ध्यान की बात और बताइएगा, ये जो प्रोविजन है ये सीजीएसटी एक्ट का है। अगर आईजीएसटी एक्ट में इसी प्रोविजन को पढ़ा जाए तो क्या होगा, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। लास्ट मूवमेंट चल रहा है, बस 5 मिनट की क्लास आपकी और बची हुई है, उसके बाद छुट्टी है जी। बताइए साहब, अगर इसी बात को हम लोग आईजीएसटी एक्ट में पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा सर? 250 पढ़ा जाएगा, 500, डबल हो जाती है चीजें वहां पे। ये 2,000 हो जाएगा सर, ये 5,000 हो जाएगा सर, और 5,000 का सर 10,000 हो जाएगा, तो जो भी वो डबल हो जाएगा और कुछ नहीं है सर। हाँ हाँ हाँ, जो भी है वो आपका डबल हो जाएगा। तो ये आईजीएसटी की आपकी लिमिट आ जाएंगी। तो 250, 1,000, 2,500, 250, 1,000, 250, 250, 1,000 और 5,000, ये आपको याद रख के चलना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो आइए एक जरा वन लाइन में जायजा ले लेते हैं कि आपके लिए अमेंडमेंट्स क्या कह रहे हैं। पहले मुझे बताओ, अमेंडमेंट कोई बहुत ज्यादा थी नहीं, मैंने कहा था ना हंसते खेलते कूदते यूं ही हंसी मजाक करते करते निपटा लेंगे, निपटा ली। तो 6, 7, 8 महीने के अमेंडमेंट्स ये हैं। अब बच्चा क्या करता है कि ये छोटी सी अमेंडमेंट जो छुटपुट आ जाती है उनके लिए बैठा रहता है बाद में कि तुम्हें तो बाद में लूंगा, मैं तो बाद में लूंगा क्लास। ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। तो यहां पर पहला चेंज आया 9(5) के अंदर, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाले में दायरा बढ़ा दिया, ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल वहां पर कर दिया है। इसके करस्पॉन्डिंग इफेक्ट एग्जम्पशन चैप्टर पर है कि यहां पर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दायरा बढ़ा रहे हैं, तो अगर इनसे मिलती जुलती कोई एग्जम्पशन में 5वें एग्जम्पशन चैप्टर में दिखती है तो ध्यान दीजिए, भले ही वो वहां के लिए एग्जेम्प्ट होगा, अगर कोई चीज इको के ई कॉमर्स ऑपरेटर के मकड़ जाल में फंस गई है तो हर हाल में टैक्सेबल रहेगी। आगे एचएमटी के साथ साथ अब यहां पर स्विगी, जोमेटो, टमेटो को भी जोड़ दिया गया है कि इसमें जो ई कॉमर्स ऑपरेटर स्विगी है उसे ही जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर बड़े बाप का बेटा हुआ, उस होटल के अंदर का रेस्टोरेंट है, जिस होटल के अंदर कोई भी कमरा अगर 7,500 से ज्यादा या उसका इक्विवेलेंट है, तो फिर वहां पर खुद रेस्टोरेंट ही अपना भर देगा, क्योंकि जब सीधी उंगली से घी निकल आए तो टेढ़ी करने की आवश्यकता नहीं है। सप्लाई चैप्टर में प्रैक्टिकली तो कोई चेंज नहीं है। जो बातें पहले सेकंड स्टेज पर लिखी हुई थी उसको ठीक करके फर्स्ट स्टेज पर पूरी मजबूती के साथ लिखा है, और वहां पर ये लिखा हुआ है कि भाई ये सप्लाई बनेगी, और जो लोग तकरार कर रहे थे कि भाई म्यूचुअलिटी के ऊपर लेकर कि ये भाई एक ही आदमी है, तो उनके लिए बोल दिया गया नहीं, एक नहीं, ये 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, 2 अलग अलग जन हैं, ऐसा करके वहां इसको बोला गया है। ठीक साहब? हाँ सर जी। उसके बाद में ये जो ट्रेनिंग की बात करी कि अगर सरकार 75% से 100% तक भी कंट्रीब्यूट करती है इस ट्रेनिंग के अंदर तो भी एग्जम्पशन रहेगी। नेशनल परमिट जो दिए जाते हैं परिवहन डिपार्टमेंट के द्वारा, आरटीओ के द्वारा, ट्रक वगैरह का, तो उस पर भी जीएसटी आपका नहीं है। इंडियन रेलवे वाली एग्जम्पशन विड्रॉ हो गई है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, अब वो टैक्सेबल हो गई है। यहां पर एग्जम्पशन विड्रॉ होने का मतलब टैक्सेबल हो जाना। ठीक, उसके बाद ये करस्पॉन्डिंग चेंज मैंने बताई दी है, इसमें कोई चेंज नहीं, बस डेट आगे बढ़ी है 30/9/2022। यहां पर पीठ में छुरा भोंक दिया है, और वो बात आपको हमेशा याद रहेगी कि सप्लाई ना मानना और एग्जम्पशन से बाहर निकालना, दोनों में अंतर क्या होता है। तो यहां पर अब इसको टैक्सेबल कर दिया गया है कि अगर ये गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी बाहर से जो 243G और W वाली सर्विस लेती है, अब ये टैक्सेबल होंगी। ईंट भट्टे वाले को 2 सलाह देनी है, जाकर हमें कहना है कि भाई कंपोजिशन जो स्कीम है उसका लाभ उनको नहीं मिलेगा, और वो कभी भी 40 लाख की लिमिट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस। इनवॉइस के अंदर लिमिट 20 करोड़ कर दी गई है। डायनामिक क्यूआर कोड देखने की आवश्यकता है नहीं। यहां पर जो 5% का लॉलीपॉप था वो लॉलीपॉप छीन लिया गया है। जो स्थिति वेरी बिगिनिंग में थी वही स्थिति आज लाके खड़ी कर दी है। जितने समय रोए उतने समय लॉलीपॉप पकड़ा दी और उसका साइज भी छोटा करते चले गए। रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जब से आधार की बातें होना शुरू हुई हैं, उससे पहले का अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपको आधार लिंक अपना करा के चलना है, नहीं तो आपको एप्लीकेशन रिस्टोर नहीं होगी रिवोकेशन की, और आपको कोई किसी प्रकार का जीएसटी का रिफंड अगर आपका बनता है तो वो नहीं दिया जाएगा। और अगर आपके पास आधार नहीं है तो जाइए आधार सेंटर में, वहां अपना एनरोलमेंट कराइए, और जो एनरोलमेंट की स्लिप है वो प्लस फोटो आईडी हमें दे दीजिएगा, और जब आधार आपको मिल जाए उसके 30 डेज के अंदर अपना आधार भी अपडेट कर दीजिएगा। यहां पर छोटी सी बात है, कोई जरूरी नहीं थी कि भाई रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं। एंड उसके बाद फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जहां पर जो फीस है
5,000 वाले फिक्स्ड कंपोनेंट को भी घटाया गया है कि अगर रिटर्न नील की है या 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है या 5 करोड़ तक का है तो वहां पर 250, 1,000 और 2,500 अपना किया गया है। कॉम्पोजिशन का मामला है तो 250 और 1,000 तक की बात वहां पर नीचे करी गई है। तो ऐसे करके मालिक हमारी बात हो जाती है। और अब के लिए मैं इतना ही रखना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहे मेरे साथ में। और इस वीडियो को बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो एग्जाम टाइम में बोलेंगे अमेंडमेंट भी है क्या? भैया जी आपके दोस्तों वगैरह को बता देना कि भाई छोटी छोटी सी अमेंडमेंट है, ये कर ले। और जो नोटिंग है, ये नोट्स हैं, ये हैं अपने crajkumar.com पे, तो अपने दोस्तों में इस क्लास को जरूर बांट दीजिएगा। ये मेरी विनती है आपसे, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, वो अमेंडमेंट नाम जानता भी नहीं है, क्या हो गया जी, कैसे हो गया। तो क्लास दिखा देना उसको, ये छोटी सी क्लास है, बस यही है और कुछ नहीं है आपके अमेंडमेंट्स, ठीक है। तो वैसे करके तो मेरी विनती मान लीजिएगा, क्योंकि हर बच्चे तक ये क्लास पहुंच जाएगी तो उसका भला होगा, क्योंकि अमेंडमेंट में से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। बाकी कल में अब मेरी फाइनल की अमेंडमेंट क्लास कंप्लीट हो गई, इंटर की अमेंडमेंट क्लास मैंने कंप्लीट कर दी वादे के मुताबिक। आज के दिन मैंने दिया था कि आज मैं लास्ट कर दूंगा आपकी अमेंडमेंट, मैंने आज लास्ट कर दी है। और अब अगले महीने के फर्स्ट वीक से ही आपकी रिवीजन क्लास शुरू कर दूंगा मैं। और उसके लिए कॉम्पैक्ट बुक की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो कॉम्पैक्ट बुक आप ले सकते हैं वेबसाइट से। और उसके बाद क्या बोलते हैं, अगर नहीं आपके पास में तो, और फाइनल की भी हमारी शुरू हो जाएंगी अगस्त के महीने में रिवीजन क्लासेस। और इन बिटवीन मैं आपसे बतियाने के लिए आऊंगा, वहीं फालतू की बात करने के लिए। मैं आपके जो छोटे मोटे जो डाउट्स आ रहे हैं मैं देख रहा था, पर चूंकि मैं नहीं ले पाया डाउट, जस्ट बिकॉज कि मैं अपने ट्रैक से भटक ना जाऊं कहीं, मैं अपने तयशुदा टाइम में अमेंडमेंट्स को पूरा कर दूं। राधा रानी की कृपा आपके ऊपर सदा सदा यूं ही बनी रहे, घबराना मत। मुश्किलें तो बहुत आती हैं, बहुत, लाइफ में ये तो कुछ भी नहीं भाई। लाइफ में इतनी इतनी मुश्किलें आती हैं, व्यक्ति टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है, लेकिन आपको वैसा नहीं बनना है। आपकी चमड़ी मोटी है, इस चमड़ी को और मोटा बनाना कि चाहे कितनी ही कड़ी मार क्यों ना पड़ जाए, लेकिन मुंह से उफ तक ना निकले, हंसते हंसते सहन कर जाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय है, टाटा है, और ढेर सारा प्यार है आप सभी को। मिलता हूं, कमिटमेंट तो नहीं करता लेकिन कोशिश पूरी करूंगा। आज का भी कमिटमेंट नहीं किया था मैंने, क्योंकि कमिटमेंट जो होते हैं ना वो टूट जाते हैं, कोशिशें जरूर रंग लेकर आती है। तो कोशिश करता हूं कि कल आपसे मुझे मुलाकात होगी लाइव, ठीक है। बाय, टाटा एंड लव यू मेरा बच्चा, बाय बाय। कहाँ मिलेगी कॉम्पैक्ट बुक? crajkumar.com मेरी वेबसाइट है, वहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। आप एक बार विजिट जरूर करके आइएगा उनको, ठीक है। बाय डियर, मजा आ जाएगा, फिर तो मजा लो ना पूरा पूरा, ठीक। चलो बाकी कल बताएंगे, इधर उधर की बातें कल बताएंगे। तो अपने डाउट्स लिख के रखेंगे, छोटे मोटे जो इधर उधर के हल्के फुल्के होते हैं ना, आपके पर्सनल लाइफ के डाउट, आपके स्टडी लाइफ के डाउट, आपके जैसे बड़े डाउट हो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। थैंक यू माय डियर, थैंक यू, बाय बाय, टाटा एंड लव यू, बाय बाय।